पिछले कुछ दिन से रिवोल्ट ऑफ 1857 ही पढ़ाने में लगा हूं मैं टेक्निकली, क्योंकि अच्छा यहां ये लिखना रह गया है, क्योंकि बात ज्यादातर समय चला जाता है पढ़ाने में जनरल रीजंस, एनसीईआरटी हो या स्पेक्ट्रम और प्राइवेट पब्लिकेशन में, दोनों केस में 4-4 6-6 पेज तक रीजन दिए होते हैं। तो रीजन में क्या होता है? ड्यू टू एजुकेशन, ड्यू टू कल्चरल पॉलिसी, ड्यू टू दिस पॉलिसी, ड्यू टू जमींदारी सिस्टम, ये सारी चीजें लिखी होती है। तो मैंने क्या किया था, उस काम को आसान करने के लिए मैंने सारी पॉलिसीज को ही इस तरीके से पढ़ाया कि हम में से कोई भी एक दूसरे से पूछे तो आराम से हमको ये पता चले कि हाँ ये रीजन तो हो ही सकता है ना सर। फिर तो भी जैसे अगर किताब बात करता है जनरल रीजंस की, तो हमको पढ़ना कैसे, एक जनरल रीजंस जो है वो, दूसरा इंटरनेशनल इंस्पिरेशन क्या है, क्योंकि रिवोल्ट ऑफ 1857 जो होगा, आप अगर इसको टाइमलाइन के हिसाब से देखते हैं तो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के बाद 1763-64 में बक्सर में आगे बढ़ने के बाद, और उसके बाद 4 एंग्लो मैसूर होने के और 3 एंग्लो मराठा होने के बाद, और उसके बाद पंजाब वॉर्स होने के बाद, अगर इट इज बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडिया, इफ इट इज बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडिया, तो सारे में इंडियन साइड का जो भी पाली था वो हारा ही है। तो वापस से ऐसे में 1857 आते आते तो हालत और खराब हो गई थी, सोशली, कल्चरली, एडुकेशनली, तब भी रिवोल्ट आया। तो फिर हमको रीजन तो देखने पड़ने पड़ेंगे। तो उसमें एक इंटरनेशनल क्या है, कुछ लोकल रिवोल्ट्स है, एक पॉइंट के बाद उसको पढ़ाना नामुमकिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि इतने छोटे 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 रिवोल्ट्स है। जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा है 1763, मतलब बक्सर के वक्त से लेकर 1856, जो आज हम पढ़ रहे हैं 1857 तक, 40 के करीब रिबेलियंस है। रिबेलियंस का मतलब किसी भी प्रकार का विद्रोह। तो छोटे छोटे हर एक किसी की स्टोरी है कहीं कहीं पर, तो छोटी छोटी स्टोरी प्लॉट करना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि पूरा कैरेक्टर स्केचिंग करना पड़ जाएगा, रीजन से लेकर सब कुछ। बट इतने सारे रिबेलियंस हुए, फिर एक संथल, वो बात करूंगा। डलहौजी ने क्या किया, बात तो हो ही चुकी है, तो बात दोहराऊंगा जरूर। क्यों? क्योंकि 1857 का रिवोल्ट है, 1856 में डलहौजी साहब चले जाएंगे। अगर बोर्ड पे इनका कार्यकाल लिखते, थोड़ा बहुत याद है मुझे, तो 1848 से लेकर 1856 का टाइम पीरियड है। खाली यहां लिख रहा हूं कि टुडे अभी कैनिंग जो है वो वाइस रॉय है, बराबर है, अभी 1857 के रिवोल्ट में। तो डलहौजी ने भी कुछ ऐसा किया था जिनके कारणों से वो होगा। और उसके बाद ये 3 एक्ट है, प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ने में काम आते हैं और मेंस के वक्त भी ये पढ़ने में काम आते हैं। तीनों एक्ट में क्या क्या है, किस वजह से सर बवाल तांडव हो गया, वो सब तीनों पढ़ा दूंगा। फिर उसके बाद इमीडिएट रीजंस, लोगों ने पिक्चर वगैरह देखा होगा या कुछ, तो पता चलता है कि कार्ट्रिज खोल के कि हम नहीं खोलेंगे तो फिर ये वाले मांस का बना है, वो वाले मांस का, एंड हाउ द मूवमेंट विल स्टार्ट। वो रिवोल्ट को लेकर इतनी सारी चीजें देखनी पड़ेगी। ये सारा रीजंस ही है। फिर रीजंस के बाद में जाऊंगा द स्प्रेड, हुआ क्या सर एग्जैक्टली। तो हुआ में ऐसा है कि ये वो मेन कैरेक्टर्स है जिनको लेकर मुझे हर एक की स्टोरी बना बना के पढ़ाना है। मंगल पांडे के वाला क्या हुआ सर, थर्ड नेटिव इन्वेंटरी में क्या हुआ, बहादुर शाह जफर के साथ क्या हुआ, नाना साहेब के साथ क्या, इंदौर क्या कर रहा था, ग्वालियर क्या कर रहा था, रोहिला वाले क्या कर रहे थे, बेगम हजरत महल, लखनऊ अवध वाले क्यों चले गए थे, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, अहमदुल्ला, हिंदू मुसलमान, कॉमन पीपल। बोर्ड पे इतनी जगह है, पर इसके बाद ये बात करना है कि आउटकम क्या है। उसके बाद ये बात करना है वॉज इट अ प्लान रिवोल्ट। उसके बाद ये बात करना है कि व्हाई वॉज इट अ प्लान रिवोल्ट, व्हाई वॉज इट नॉट अ प्लान रिवोल्ट। फिर ये बात करना है कि इंडिया वालों की साइड से रिवोल्ट क्यों फेल हो गया। ये रिवोल्ट ऑफ 1857 है। स्टोरी जैसा ही है, उतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट एक लैंडमार्क इवेंट है, तो वो स्टोरी ठीक से पता होना चाहिए। मॉडर्न इंडिया जब भी हम पढ़ते हैं तो एक सही जगह पर एक ब्रेक या ट्रांजिशन जैसा आता है, उसके बाद एक सेकंड स्टेज लिफ्ट आता है। तो इट इज अ गुड, एक डिसेंट प्लेस टू कोलेट योर होल नॉलेज ऑफ दिस थिंग। सो टॉकिंग जनरली अबाउट द जनरल रीजन, जो किताब में पहले बात कर लेते हैं। जैसे धीरे धीरे, क्योंकि 1763 से लेकर 1856 तक हमने बात भी किया है दैट बिकॉज ब्रिटिश रिमेन्ड परपेचुअल फॉरेनर्स इन दिस कंट्री, सो द हेट अगेंस्ट ब्रिटेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वाज इंक्रीजिंग। तो हमने किसी से पूछा कि इतना हेट क्यों बढ़ रहा है ब्रिटेन के खिलाफ, तो बोले कि वो सारे पॉइंट्स नहीं कराए आपने, एडुकेशन के इंटरफेरेंस से लेकर, सोशल में इंटरफेरेंस से लेकर,
कल्चरल इंटरफेरेंस से लेकर, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस में उनका रोल होने से लेकर, जानबूझ के पॉलिसी लाने से लेकर, क्लब के बाहर ये लिखना कि डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड, मतलब इंडियंस एंड डॉग्स कर देते, उसमें भी डॉग्स पहले, हायरार्की होता है रिस्पेक्ट का, नॉट अलाउड है तो समझ आता है, पर डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। अब अगर जस्टिफाई कर दे कि अल्फाबेटिकल मैनर में डी पहले आ रहा था और आए बाद में, अरे तो हैसियत में तो कुत्ता हमसे बाद है, तो वो देख लेके ध्यान दे देते। ऐसी बहुत सारी चीजें, छोटी बड़ी इवेंट होती थी कि ट्रेन में चलना अलाउड नहीं है, आपका वो वाला बोगी होगा, हमारा ये वाला बोगी होगा, छुआछूत ये वो, वही वाले मिनिस्क्यूल लेवल के काम देना इंडियंस को, और फिर अपने महाराजाज और ये वाला ब्रिटिश सिस्टम पूरा ऑक्यूपाई करके चलना। देयर वाज अ जनरल स्टेट ऑफ माई बाप सिस्टम गोइंग ऑन इन दैट। तो वो हेट धीरे धीरे जो है बढ़ता जा रहा था, और ये हेट ज्यादातर तब बढ़ता है जब 50-60 साल 70 साल का राज हो जाए, और उस राज के बाद जिन पे राज हो रहा है उनकी आपस में बात होने लग जाए कि यार जमीन तो एक्चुअली में अपनी है, हिंदुस्तानी तो हम हैं और माए बाप हैं वो, और ये बदसलूकी वाला व्यवहार क्यों? फिर कोई भी दो आदमी किताब पढ़े तो पता चले कि हम लोग उस टाइम के लोग हैं जब हिंदुस्तान में अशोक और अकबर हुआ करते थे और इतना पैसा था हिंदुस्तान में, ये था वो था, तो कोई भी एक सज्जन पूछेगा ना कहां गया, तो पता चलेगा कि वो सब माए बाप ले गए। तो धीरे धीरे द कॉन्सेप्ट ऑफ हेट डिसकंटेंट विल स्टार्ट ब्रूइंग, एंड 50-70 ऑड ईयर्स में अगर ये होता है तो ये कोई रॉकेट साइंस बात नहीं है, ये हो सकता है। दैट इज वन। डिस्ट्रक्शनल ऑफ ट्रेडिशनल इकोनॉमिक फैब्रिक, ऐसा बोलते हैं दुनिया में लोग कि अगर आपको कभी भी डेमोक्रेसी में या किसी भी जगह पर जिस पे भी आप राज कर रहे हैं, या कोई भी ऐसा सिस्टम हो कि आपको अगर विद्रोह नहीं चाहिए, तो आवाम जो होती है ना उसको व्यापारिक काम में बिजी रखो। वो काम पे जाते जाएंगे, काम से आते जाएंगे, ग्रोथ करते रहेंगे, नफा नुकसान ये सब सब चलता रहेगा, तो वो अपने में ही घूमे खींचे रहते हैं। जब भी कोई ऐसा आदमी मिल जाए ना कि पूरा का पूरा धंधा ठप हो जाए, आदमी बैठा और बिठारी की जिंदगी जी रहा होता है, तो उसको बहुत सारी चीजें फिर दिखने लगती। और हुआ ये था कि जब आप ट्रेडिशनल इकोनॉमिक फैब्रिक को चेंज करते हैं, में हम मटका बनाते थे, अब अंग्रेजी मटका मिलता है, हम चरखा से शर्ट धोती बनाते थे, अब अंग्रेजी मशीन से बन के आता है। तो धीरे धीरे ये समझ आता है कि सब कुछ मेड इन ब्रिटेन जैसा ही है, और ये कारण है कि हमारा धंधा नहीं चल रहा है। एक तो बिठारी, ऊपर से नुकसान, ऊपर से रिप्लेस भी किसने किया है? ब्रिटेन ने, और आज वही राज कर रहे हमारे देश में। हम उनके देश में अगर ये काम कर रहे हो तो एक बार के लिए मन मान जाएगा कि मैं आया, तू आया, ऑन व्हाट ग्राउंड्स? तो इकोनॉमिक फैब्रिक में अगर डिस्ट्रक्शन है, और समझ आ ही रहा होगा हमने इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर काफी डिटेल में बात किया है कि धीरे 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 क्या चेंज ला रहे थे। उसकी वजह से लैंड रेवेन्यू पॉलिसी बात करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। सिस्टम ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, उसको लेकर जब मैंने बात किया था तो मैंने 5-7 पॉइंट बताए थे कि जब ये जुडिशरी आ गया था, पुलिस आ गया था, पूरा सिस्टम आ गया था, तो लॉयर्स बीइंग एक्सपेंसिव, लॉज बीइंग कॉम्प्लिकेटेड, करप्शन, द केसेस फेवरिंग द ब्रिटिश, वी नॉट अंडरस्टैंडिंग बिकॉज इट इज नॉट इन वर्नाकुलर लैंग्वेज, हर थोड़े थोड़े साल में इंपोज करना, कानून के तहत कानून के तहत कानून के तहत, हमको पता ही नहीं चल रहा था कि ये पूरा प्रोसेस क्या है जो कानून लागू हुआ किया जाता है। वो करप्शन, कॉम्प्लेक्स जुडिशियल सिस्टम, सिविल सर्विसेज और आर्मी दोनों में हायर पोस्ट्स पे इंडियंस को नहीं आने देना, दे वर बीइंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम द हायर पोस्ट्स ऑफ दिस कंट्री। वो रिलीजियस प्रीचर्स इस बात से थोड़े नाखुश थे, बात करेंगे, जो हिंदुस्तान में मेजर 2 रिलीजन्स है, हिंदुइज्म, इस्लाम, में पंडितों का इस बात से नाराज होना कि क्रिश्चियन मिशनरीज आर एट वर्क, एंड मौलवीज का भी इस बात से निराश होना कि देयर इज बीइंग इंटरफेरेंस इन द इस्लामिक रिलीजन ऑल्सो एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। क्योंकि वो टाइम पीरियड में अगर आप देखें तो जैसे रिलीजियस प्रीचर्स
अच्छा रोल प्ले करते हैं इम्पैक्ट में जब वो किसी बात को रखते और नहीं रखते हैं तो, कि नहीं हमको लगता है कि ऐसा नहीं, बिकॉज वो क्या होता है, वो उस पूरे कॉम के हेड से होते हैं ना उस टाइम पीरियड में। सो इफ दे से समथिंग तो इन जनरल हुएवर आर द फॉलोअर्स तो उस चीज को ना नहीं हाँ की तरफ ही मानते हैं। तो उनका भी डिसकंटेंट इस बात से था कि क्रिश्चियन मिशनरीज आर एट वर्क, ब्रिटिश बीइंग परपेचुअल फॉरेनर्स इन दिस कंट्री। एंड उसके अलावा जो सबसे अजीब सा टॉपिक है वो है एरोगेंस। ब्रिटेन इंटरनेशनल लेवल पर अफगान वॉर हारा। हमने वैसे तो दोनों अफगान वॉर की बात की है, बट क्योंकि 1857 का रिवोल्ट है तो एक अफगान वॉर तो 1842 वाले की बात तो कर ही सकते हैं, है ना। अफगान वॉर हारा तो भी ऐसा नहीं है कि हम किसी चीज में हार गए। जैसे ब्रिटेन पंजाब वॉर्स में उतना अच्छा डील नहीं ले पाया, एनेक्सेशन ऑफ खाली पंजाब हुआ, जम्मू कश्मीर तो चला गया ट्रीटी ऑफ लाहौर के तहत, तब भी एरोगेंस खत्म होके नहीं दे रहा है। और सबसे अजीब क्रिमियन वॉर्स में, ये तो खाली बात हो रही है कि ओटोमन एम्पायर जब एग्जिस्ट किया करता था टर्की के इर्द गिर्द में, तो रशिया वर्सेस ओटोमन प्लस यूके प्लस फ्रेंच था। यूके जीता, रशिया हारा। तो क्रिमियन वॉर्स में भी इंटरनेशनल लेवल पर ये देखने के लिए मिल रहा था कि भाई साहब मतलब ब्रिटेन का एक्सपांशन पॉलिसी और ये सब इस लेवल पर है कि कोई भी चीज एक्स्ट्रा बने। एनेक्सेशन टू ब्रिटिश इंडिया, एनेक्सेशन, एनेक्स का मतलब होता है मिला लेना उस पूरे गेम में, धीरे 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 करते इतना छोटा देश और उसके पास इतनी बड़ी कॉलोनी। क्यों? लोगों को पता चलता है, लोग ट्रैवल करते हैं तो ज्यादा पता चलता है। एरोगेंस के केसेस आने लग गए थे इंटरनेशनल लेवल पर। लोकल रिवोल्ट्स मैंने बोला सारे तो पढ़ा ही नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल, बट 1763 से 1856 के टाइम पीरियड में 40 बार अलग अलग प्रकार के रिबेलियन हुआ है। रिबेलियन में कॉमन मैन के थ्रू भी रिबेलियन हुआ है, रिबेलियन में मिलिट्री या सेपॉय बोलते हैं अंग्रेजी, सिपाही को किताब सेपॉय बोलता है, सेपॉय म्यूटनीज हुआ है। बहुत बार जमींदारों के से म्यूटनी हुआ है। जैसे आप ध्यान से देखें, अगर मैं एक ब्रिटिश बंदा हूं तो मेरे इर्द गिर्द में 3-4 अलग अलग कैटेगरी के लोग मिलेंगे आपको। एक मिलेगा ये प्रिंसली स्टेट वाले, तो हम वो भी कभी कभी नाराज पाए गए। एक मिलेगा जमींदार्स जो ऑन पेपर हमारे मित्र हैं, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट के थ्रू हमने उनको बोला है ना कि कोई दिक्कत नहीं है, खाते पीते अच्छे से रहते हैं, तो प्रिंसली स्टेट भी मित्र हैं, तब भी रिवोल्ट देखने मिलता है कहीं ना कहीं। जमींदार से बात किया तो कहीं ना कहीं जमींदारों से भी देखने मिलता है। जो सूबेदार, क्लर्क ये वाले भी है, उनमें भी देखने मिलता है। जो सिपॉय है म्यूट आर्मी में, ब्रिटिश इंडियन आर्मी वाले, उनको हम पगार देते, उनसे भी देखने मिलता है। कॉमन मैन रैंडम नाराज है। तो ऐसे करते करते 40 प्रोमिनेंट अलग अलग जगह के रिबेलियंस है ब्रिटेन के खिलाफ। एहसास नहीं होता पर ये प्रेरित करते हैं, यार उस वक्त भी तो उसने उसको मारा था तो अपने भी कर ही सकते हैं ना, ऐसी क्या बात है। तो उससे प्रेरणा आती है, तो उससे कोई बात आगे बढ़ सकती है। उसके वक्त एक संथल अपराइजिंग था। संथल बेसिकली ये वाला एरिया है, उसमें एक स्टोरी है कानू और सिद्धो की। उन लोगों ने मिलकर उस जगह पर, इट वाज अ ट्राइबल मूवमेंट उस जगह पर, क्योंकि 1855-56 का ही है, तो एकदम माहौल वाला मूवमेंट है 1857 के लिए। तो दैट आल्सो वाज अ मूवमेंट वेयर नो डाउट one of them died in 1856, the other in 1866, but tribal level people in India at that point of time having the audacity to fight against British. तो उस टाइम पीरियड में अगर बिना बंदूक के भाला का इस्तेमाल करके और गुरिल्ला वॉर टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर लोकल बंदे ट्राइबल रिवोल्ट कर सकते हैं, तो फिर ब्रिटेन को चाहे तो कोई भी हरा सकता है उस गेम में। ये वाले रीजंस बन के तैयार होने लग गए। डलहौजी को लेकर तो मेरे पास काफी सारे रीजंस है। जैसे डलहौजी को लेकर अगर बात करें तो सबसे टॉप 3-4 रीजन जो हमने बात किया था, एक बेरार को जो उन्होंने निकाल लिया था निजाम के एरिया से, क्योंकि वो एक कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया था। दूसरा, अब ऐसा था, हमने बात किया था और आज तो वो दिन ही आ गया बात करने का, ध्यान से देखना, ये अवध है, ये अवध है। 1764 में इलाहाबाद की ट्रीटी के बाद अवध में ये क्लियर हो गया था कि हमारा एक परमानेंट रेसिडेंट यहां मिलेगा, प्रोटेक्शन के लिए आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी,
जितना आर्मी वार्मी मेंटेन करेंगे, आप पैसा वैसा देते रहिएगा और एकदम रिलैक्स होकर अपना जिंदगी जिए। मैंने ही आपको 1764 में शुजा-उद-दौला के बाद कोई अवध का राजा कभी नहीं पढ़ाया। क्यों? हमारा दोनों का क्या मानना था कि कोई भी ऐसा नहीं था जो उसके बाद अवध को न्यूज में रख सके। इसका मतलब अवध 1764 से लेकर 1856 तक पूर्ण रूप से शांत चल रहा था। अवध में ही तो हमने एक बार पढ़ा भी है, परमानेंट सेटलमेंट वगैरह ये सारी चीजें इधर अप्लाई हुई थी, तो इधर जमींदारी सिस्टम चलता था, तालुकदार सिस्टम चलता था, सारे लोग एग्रीकल्चर का काम किया करते थे वगैरह, सब कुछ ओके। अब मुद्दा इस बात का था कि मैनचेस्टर जो है वो बहुत कॉटन मांग रहा था। तो अगर मैनचेस्टर कॉटन मांग रहा है तो कैसे भी करके कॉटन प्रोड्यूसिंग एरियाज जो है वो कैसे भी करके ब्रिटिश को वहां ऊपर खेलना पड़ेगा। जब ब्रिटिश उस गेम को ऊपर खेलने की सोचेगा, डलहौजी ने उसी टाइम पीरियड में एनेक्सेशन ऑफ अवध कर दिया था। मैं और फिर से रिपीट कर रहा हूं, वाजिद अली वहां पर गवर्न किया करते थे, तो बोलते थे एकदम मिस गवर्नेंस है तुम्हारा, कोई मतलब नहीं है यहाँ पर गवर्न करने का। एनेक्सेशन ऑफ अवध करके यहाँ से पट्टी मिटाई और उसको ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बनाने की कोशिश की। हालांकि एक छोटा सा एरिया अवध का उन्होंने छोड़ दिया था। हमने डलहौजी को पूछा, साहब इसकी कोई जरूरत नहीं थी, सब तो बराबर ही चल रहा था उस टाइम पीरियड में, बट ऑब्वियसली हमको भी पॉइंट्स चाहिए। सो देयर आर मिस गवर्नेंस बाय वाजिद अली इन अवध, doctrine of lapse that started in 1848 itself when he was here. So ये तीन चीजों के लिए। और एक ऑफ टॉपिक है, आज नहीं पढ़ा सकता, बर्मा वॉर है 1855 का, डलहौजी के टाइम पीरियड का। वो जो बर्मा वॉर है उसमें उन्होंने बर्मा के साथ बहुत अच्छा नहीं किया, ये समझने वाली बात है। तो डलहौजी के ये जो एस्पेक्ट चल रहे थे ना उस टाइम पीरियड में, वो धीरे धीरे गेम में बिल्ड हो रहे थे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए अभी स्टोरी में काम का है वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ही है। हमने डलहौजी से पूछा भी कि साहब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर आपको बहुत अच्छे से ध्यान हो, मेरा पढ़ाना बाकी चल रहा है, तो 1853 में काउंसिल्स एक्ट भी तो है। तो काउंसिल्स एक्ट जब जब हमने देखे, हमने 1813 का काउंसिल एक्ट देखा तो उसमें ब्रिटेन और मजबूत हुआ, इंडिया और कमजोर। 1833 का काउंसिल्स एक्ट देखा तो फिर ब्रिटेन और मजबूत हुआ, बाकी सब कमजोर। तो स्वाभाविक है अगर 1853 का देखेंगे तो ब्रिटेन और मजबूत होगा और इंडिया कमजोर, या किसी भी प्रकार का एक्सट्रैक्शन का ही पूरा प्रोसेस होने वाला है। तो ये पूरे प्रोसेस में डलहौजी ऐसी 4-5 जगहों पर फेमस है। उनकी तारीफ काबिल भी बातें हैं। हमने डलहौजी को लेकर 3-4 तारीफ काबिल बातें क्या की थी। रेलवे, पोस्टल, टेलीग्राफ, विडो रीमैरिज, ये 3-4 चीजें डलहौजी के अच्छे कैटेगरी में आता है। तो रेलवे को लेकर हालांकि लिखा है कि अपने फायदे के लिए रेलवे डाला किया गया था, बट वी शुड स्टिल बी थैंकफुल कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आया एंड ऑल दैट, बट एटलीस्ट रेलवे वाज ब्रॉट टू इंडिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो डलहौजी इन इटसेल्फ इज अ रीजन। एनेक्सेशन ऑफ अवध क्यों किया था, ताकि अब हाई टैक्स पे करना पड़ेगा, वाजिद अली जाएगा वगैरह वगैरह। किताब ये कहता है कि 21,000 तालुकदार जो थे उनकी जॉब चली गई थी। तो उनको ऐसा लग रहा था कि आपने ब्रिटिश इंडिया में इसको क्यों इंक्लूड किया है। ठीक है भाई, 3 एक्ट्स भी देखते हैं। जनरल सर्विसेज एनलिस्टमेंट एक्ट 1856 सुनते, बोर्ड पे जगह नहीं है, बोर्ड पे देखकर भी पता चल रहा होगा। जनरल सर्विसेज का मतलब है कि आप जिस भी प्रकार के सर्विस में इन्वॉल्व है उसमें एक लिस्ट दे रहे हैं आपको, उस लिस्ट के तहत आप उसको चेक कीजिए, आप चेक बॉक्स टिक कर देंगे, नीचे साइन कर देंगे तो आपकी नौकरी पक्की। जनरल सर्विसेज एनलिस्टमेंट एक्ट के तहत जो सबसे अजीब बात उस वक्त चल रही थी वो ये था कि जैसे इंडिया में उस टाइम पीरियड में ऐसा चलता था कि अगर कुछ धर्मों में और कुछ कास्ट्स में भी अगर आपने समुंदर पार कर दिया तो आपका धर्म खंडित हो गया है, ऐसा था। तो मुद्दा इस बात का था कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी में जब लोग रिक्रूट होकर आते थे तो रिक्रूट होकर आने पर उनको इस एक्ट के तहत साइन करना पड़ता था और इसमें लिखा था कि मैं अपने काम के लिए समुंदर पार करूंगा, और वो रिक्रूट होते थे। हमारी बात हुई है कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी में जो नीचे का जो सिपाही क्लास है उसको एक्सपांशन प्लान्स के लिए
अफ्रीका भी जाना पड़ सकता था, लैटिन अमेरिका भी जाना पड़ सकता था, यूरोप भी जाना पड़ सकता था, और साउथ ईस्ट एशिया वगैरह में तो कहीं पर भी जाना पड़ सकता था। उस दौरान उसका समुद्र का उल्लंघन होता था, समुद्र का लांघना हो जाता था। धर्म इस बात की गवाही नहीं देता था। इस एक्ट के तहत उनको तकलीफ थी। अभी आर्मी की बात हो रही है तो दो और बात खाली इसमें करके छोड़ देता हूं कि किताब ये कहता है कि सूबेदार क्योंकि टॉप पोस्ट हुआ करता था सिपाही कैटेगरी में, और एक बार हमारी बात भी हुई है, इसकी पगार ही 60 से 70 आना थी। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया था कि एक तो जनरल सर्विसेज एनलिस्टमेंट एक्ट पे साइन करा के समुंदर पार कराते हैं, दूसरा पगार ही कम देते हैं, और तीसरा एक कॉन्सेप्ट है बट्टा का, BATTA। ये बेसिकली एक आज भी चलता है, हिंदुस्तान में भी चलता है, पूरे वर्ल्ड में चलता है, ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे आप में से कोई भी हिंदुस्तान में आज के दिन में किसी IT कंपनी में काम करेंगे, ये इन्फोसिस, विप्रो वगैरह, और अगर आप कुछ महीनों के लिए, 3-4 महीनों के लिए अगर विदेश, या 1 साल के लिए अगर आप विदेश चले जाते हैं, तो अगर आपकी एग्जांपल ले रहा हूं कि अगर आपकी हिंदुस्तान में सैलरी आज डॉलर चल रहा है 84-85 रुपीस, अगर आपकी सैलरी हिंदुस्तान में 85,000 है, तो 85,000 की सैलरी पे अगर आपको 1 महीना भी US रहना पड़ जाए, तो 85,000 रुपीस कितना US डॉलर्स होता है? 1,000 US डॉलर्स। तो 1,000 US डॉलर्स में यूनाइटेड स्टेट्स में सरवाइव करना आपका नामुमकिन है, पॉसिबल ही नहीं है। पर इंडिया में सर्वाइवल में बहुत चैलेंजेस नहीं है, आप सरवाइव कर सकते हैं। तो आप अगर विदेश जाएंगे तो आपको फॉरेन अलाउंस मिलना चाहिए ना, और फॉरेन अलाउंस क्यों मिलना चाहिए? जैसे ब्रिटेन में, US का अपने एग्जाम्पल लिया, जैसे US में उसी ग्रेड का इंजीनियर जो कहीं पर इन्फोसिस टाइप की ही कंपनी में काम करता और पगार पाता है, उसको वहां पर 5 से 6 हजार डॉलर की मंथली सैलरी होती है मिनिमम। सही है? तो अगर यहां से $1,000 वाला बंदा जाके 2 महीना भी काम कर लेता है, तो भाड़ा भी नहीं भर सकता है। और कहने को गांव के हिसाब से मेरा अमेरिका में मैं 2 महीने रह रहा हूं, जब आप भाड़ा तक नहीं भर सकते तो फॉरेन अलाउंस मिलेगा। तो फॉरेन अलाउंस में कैसे मैच करेंगे उस फॉरेन अलाउंस को कि इनकी सैलरी अगले 2 महीने के लिए यहां पर $6,000 कर दीजिए। तो जब $6,000 करेंगे तो आपकी सैलरी बाकी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के हिसाब से हो गई। तो एक महीने का अगर आपको $6,000 मिलता है तो आपको समझ आता है कि आपको 5.5 से 6 लाख इंडियन रुपीज मिलता है अगर आप 80-85 से मल्टीप्लाई करते हैं तो, और 2 महीने का तब आपको अकॉर्डिंगली पैसा मिलता है। बट्टा एक फॉरेन अलाउंस का कॉन्सेप्ट है, ये मिलना ही चाहिए। सेम केस में अगर 60 से 70 आना वाला सूबेदार जो है, उसको अगर यूरोप भेज दिया है और 60-70 आने की ही पगार है, और बोले 2 महीना यूरोप में जाकर लड़ना भी है, पगार कितनी मिलेगी साहब? 70 आना, सीनियर मोस्ट पोस्ट। आर्मी को यहां पर 3 टाइप की प्रॉब्लम, क्योंकि मैं एक की बात कर रहा था तो मैंने कहा 2 और बात कर सकते हैं, तो इसीलिए आर्मी को लेकर जो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम चल रहा था वो ये था कि एक तो ये वाला साइन करना पड़ता था, फॉरेन अलाउंस के इशू चलते थे, सैलरी बराबर मिलती नहीं थी, वर्किंग कंडीशंस वगैरह ये सब नॉर्मल है कि वो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ करता था। सुबह से लेकर रात तक खड़े रहने का सिपाही का ही रोल रहता था, आगे जाओ अटैक करो तो सबसे पहले चाकू मारो खुद ही। ऑफिसर क्लास को लेकर कुछ चैलेंजेस थे, अलग अलग टाइप के जॉब्स हुआ करते थे जहां पर जूता भी सिलना पड़ता था, जूता पॉलिश भी करना पड़ता था, साफ सफाई से लेकर कपड़ा वगैरह सब पूरा उनका मेंटेन करने को लेकर काम था। अब आप अगर आर्मी में जॉब करने के लिए जाते हैं और ये वाला मीनियल जॉब्स करने लगते हैं तो आपको एक क्वेश्चन आने लगता है कि हमने ये वाली नौकरी थोड़ी पाई थी। ये वाले चैलेंजेस आर्मी वालों में आने लग गए थे। एक और एक्ट को लेकर बात करते हैं, लेक्सी लो का एक्ट लिखा है, उसमें ऐसा था, किसी के दादाजी का स्वर्गवास हो गया तो पिताजी ने प्रॉपर्टी अपने नाम पे की या नहीं की, और वो आदमी एक हिंदू था। फिर ऐसा हो गया कि पिताजी का भी स्वर्गवास हो गया तो प्रॉपर्टी जो है वो बच्चे के नाम पर आ गई। कॉन्सेप्ट ये था, इन्होंने ये एक्ट लाया था कि इनहेरिटेंस में अगर आप अपने बाप दादा की प्रॉपर्टी ओन करना चाहते हैं तो ये उन्हीं लोगों को अप्लाई होगा जो क्रिश्चियनिटी के रिलीजन में हो। सो यू बेसिकली हैव टू कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी एंड ओनली देन
द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी विल बी अप्लाइड। तो जिनका भी ऐसा स्थिति है कि अभी हमको हमारे पिताजी की अगर नहीं कन्वर्ट कर रहे तो प्रॉपर्टी ब्रिटिश गवर्नमेंट की हो जाएगी। इससे लोगों को काफी आक्रोश था। थर्ड है रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट। ऐसा है it changed the Hindu law on property. A convert from Hindu to another religion can inherit his father's property. कि हिंदू धर्म में बाप की प्रॉपर्टी बच्चा नहीं ले सकता, और अगर वो हिंदू धर्मी आदमी किसी और धर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो वो अपने पिताजी की प्रॉपर्टी ले सकता है। खाली बात कर रहा हूं, इंडियन आर्मी में डिसेंट नंबर ऑफ हिंदूज थे, तीनों में किसी न किसी प्रकार का धार्मिक इंटरफेरेंस की फीलिंग आने लग गई थी कि समुंदर पार करे तो भी धर्म जा रहा है, कन्वर्ट करेंगे तो ही प्रॉपर्टी मिलेगी, और अगर आप एक पर्टिकुलर धर्म को बिलोंग करते हैं और अगर आपके पिताजी प्रॉपर्टी छोड़ गए तो अगर आप वो धर्म परिवर्तन करेंगे तो ही आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। अब मुद्दा इस बात का था, आप अप्रिशिएट भी कर सकते हैं, परमानेंट सेटलमेंट से लेकर रैयतवारी महलवारी तीनों सिस्टम चलता था, और आपकी और हमारी बात हुई है दैट लैंड हैड बिकम अ कमोडिटी। सो व्हेन देयर इज समथिंग व्हिच हैज बिकम अ कमोडिटी दैट मींस इट इज एन एसेट। इफ इट इज एन एसेट, आज भी तो जमीन एसेट है, लोग एक दूसरे में बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 100 बीघा जमीन है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम वो गांव में पड़ी है तो उस पर खेती कर रहे हैं, महल बनाकर बैठे, बट दैट इज एन एसेट टुडे। जब 1850-60 में इकोनॉमी का सिचुएशन अपने वर्स्ट पे हो और उस टाइम पीरियड में अगर इनहेरिटेंस में आपको आपका एसेट ही ना मिले जस्ट बिकॉज आप पर्टिकुलर रिलीजन वगैरह को बिलोंग करते हो, तो मेरे हिसाब से डिसकंटेंट बढ़ेगा ही उनके लिए जो ये कानून बना रहे हैं और ला रहे हैं। समझ आ रहा है? इनकी सबसे खराब बात क्या है, ये वाली तो फिर भी आर्मी के लिए, इसकी सबसे खराब बात क्या है, ये हर हिंदुस्तानी पर अप्लाई हो रहा है ना। तो जब रिवोल्ट का प्रोसीजर शुरू होगा तो कॉमन मैन से पूछेगा आना है, आना है, बोल आना है, तो कितने सारे रीजन है, आता हूं, कमी है कहां पूरे गेम में, तो आने के लिए तैयार हो ही जाएंगे। तो ये वाले एक्ट्स है जो मेरे काम के, एंड देन द इमीडिएट रीजंस। सी जैसे टेकिंग द एग्जांपल ऑफ दिस मार्कर, ऐसा है, बंदूक होती है तो बंदूक की गोली हमेशा बाहर होती है और अपने लोग गोली लेकर बंदूक में भरते हैं, सही है। तो बंदूक अपनी जगह ठीक है, आप अपने, तुमने गब्बर सिंह वगैरह टाइप में देखा होगा, तो यहाँ पर गोली लगा के रखते हैं। तो गोली जब लगा के रखते हैं तो बारूद का जो रोल होता है बेसिकली वो खाली बारूद का नहीं होता है, गोली भी एक कवर में होता है, गोली भी एक कवर में होता है, और उसी को, गोली तो नहीं, कार्ट्रिज इज द राइट वर्ड, बराबर है। तो जब सैनिकों को थोड़ा फैक्चुअल भी है ये बात कि जैसे इट इज एक्चुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ फैट, पहले साइंस की बात करते हैं, इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फैट। फैट जो होता है, फैट में लुब्रिकेशन होता है, फैट लिस्सा होता है, चिकना। आज हम बटर और घी देखते हैं तो हमको समझ में आता है ना कि उसमें एक प्रकार की चिकनाहट होती है, तेल में एक प्रकार की चिकनाहट होती है। तो कोई भी चीज जिसमें चिकनाहट होती है, अगर उसका कवर आप किसी भी चीज से करके रखते और उसमें से अगर उसको निकालते हैं तो अच्छी बात ये होती है कि फिसलन के एकदम सही बाहर आ जाता है, स्मूथ लेवल पर, और फटाफट करके तुम उसको कहीं पर भी लोड करना है तो कर सकते हैं। तो कैसा था कि पिग फैट और काउ फैट, इन दोनों का इस्तेमाल करके कार्ट्रिज कवर्स बनाए जाते थे। उन कार्ट्रिज कवर्स को मैन्युफैक्चर करके इस तरीके से सेट किया जाता था कि उसका दांत से अगर हटाएंगे तो वो कार्ट्रिज कवर हटता है, तब बंदूक की गोली तुम अंदर डाल के लोड करके फायर कर सकते हो। अब होने ये लगा था कि जैसे पिग और काउ के फैट से कार्ट्रिज कवर्स अगर तैयार हो रहे हैं, तो हिंदू धर्म में लोग ये मानते थे कि काउ फैट नहीं होना चाहिए बिकॉज वो माउथ टच हो रहा है और वो ईट और एडिबल वाला केस हो रहा था। एंड इस्लाम में इज द सेम केस विद पिग्स या पिग फैट। तो ओवरऑल जो भी सिपाही आर्मी में काम किया करते थे, हिंदू मुस्लिम बोथ had their own sense of discontent with the kind of fat that is being used and immediate level and all that this thing। अब मुद्दा इस बात का हो गया था कि आर्मी में इसकी चर्चा चल रही थी कि इसको कैसे ठीक करेंगे, नहीं करेंगे साहब, हटाइए, कराइए, वगैरह वगैरह। बट
टेक्निकल नोट पे ऐसा था कि वो उस चीज को सपोर्ट दे रहा था कि हाँ ये सही है, बट मुद्दा इस बात का था कि रिप्लेस भी तो हो ही सकता है ना किसी और चीज से, क्योंकि जिनको यूज करना है अगर उनको किसी भी प्रकार से उससे ऐसी आपत्ति है जो धार्मिक लेवल पर है, तो इतना सारा डिसकंटेंट चल रहा था कि ऐसी फीलिंग आ रही थी कि हो सकता है कि ये भी इसीलिए लाया गया हो ताकि धर्म का किसी भी प्रकार का उल्लंघन वगैरह हो सके। इमीडिएट लेवल पर ये सारी चीजें चलने लगी। अब मुद्दा इस बात का है कि हुआ क्या सर। सबसे पहला स्टोरी लेते मंगल पांडे का। स्टोरी शुरू होता है बैरकपुर से। बैरकपुर में ऐसा है कि मंगल पांडे ने उस टाइम पीरियड में अलग अलग इन्फेंट्रीज होती है, अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं। 34th नेटिव इन्फेंट्री में मंगल पांडे बिलोंग करते थे, और उन्होंने इस डिसकॉन्टेंट से कि क्या चल रहा है पूरे गेम में वगैरह वगैरह करते, उन्होंने मार्च के महीने में, एंड आई एम इन 1857, प्लीज बी विथ मी, मार्च के महीने में 1857 में अपने सार्जेंट को शूट एट साइट कर दिया। शूट एट साइट करने के बाद ऐसा बोल रहे थे कि ओहो एक और सिपाही ने विद्रोह कर दिया गेम में। मुद्दा यह था कि उसी की टीम में ना बहुत सारे और सिपाही हुआ करते थे, जो सारे के सारे हिंदुस्तानी तो थे ही, वो हिंदू मुसलमान बाद में होंगे पर पहले तो हिंदुस्तानी है, तो सारे के सारे उसी में हुआ करते थे। एक ने विद्रोह कर दिया, ब्रिटिश ने बोला कि पकड़ लो इसको, सारे हिंदू जाके उसी को पकड़ लिए, इंडिया वाले। क्यों? क्योंकि वो सब तो ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स हुआ करते थे। अल्टीमेटली हो गया कि पकड़ लिया। 10-15 दिन का पूरा प्रोसीजर चला। शायद 29 मार्च को 1857 उनको उसी ग्राउंड पर, उसी जगह पर हैंग टिल डेथ सुना दिया गया। जितने भी सिपाही खड़े थे गेम में, ये बात धीरे धीरे और लोगों में भी फैल गई। हम में से एक इतना मेहनत मशक्कत करके विद्रोह किया, और जो बात पे विद्रोह किया वो बात भी सही थी, हमारे एकदम दिल मन की बात थी, ऐसा ही होना चाहिए, मंगल अपनी जगह सही तो था ही ना, आखिर कब तक ये चलेगा वगैरह वगैरह का डिस्कंटेंट धीरे 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 सिपाहियों में बढ़ रहा था। जब ये डिस्कंटेंट बढ़ रहा था तो मुद्दा इस बात पे आया कि तो क्या करना चाहिए। अब ऐसा है, सप्रेशन के 75 ऑड ईयर्स हो गए थे, तो उसके बाद हिम्मत पैदा करना अपने आप में बहुत हिम्मत लगती है। जब पूरा का पूरा 29 मार्च ले रहा हूं मैं, मार्च खत्म होता है, पूरा अप्रैल इंडिया में इन्हीं सब बातों में गया, क्या करें क्या नहीं, हाँ ना वगैरह वगैरह। और गेम जो सबसे अजीब शुरू हुआ वो मेरठ से शुरू हुआ। मेरठ में ऐसा था, मेरठ दिल्ली के करीब है, मेरठ में ऐसा हुआ कि कुछ 89 पीपल आई थिंक, उन लोगों ने ब्रिटेन के खिलाफ विद्रोह खड़ा कर दिया कि नहीं हम भी मार देंगे वगैरह वगैरह। उस रात थोड़ा मैटर सेंसिटिव हो गया था, आई थिंक इट वाज 9th मई, ऐसा कुछ है ना, 9th मई था। तो ब्रिटेन के खिलाफ विद्रोह खड़ा कर दिया। फिर से वही बात हुई, ब्रिटेन वाज यूज्ड टू रेबेलियंस एंड म्यूटिनीज, इट्स नॉट अ बिग डील। खड़ा कर दिया तो वही बोला पकड़ लो इनको, पकड़ के वो जितने लोगों ने विद्रोह किया था, थोड़ी क्वांटिटी ज्यादा थी, उनको जेल में डाल दिया। रात भर जेल में थे, वो हाथ में प्लेट मिलता है खाना खाने के लिए, सारे बच्चे प्लेट बचा रहे थे। जो बाहर खड़े पहरा दे रहे थे वो सुबह उनके कलीग ही थे और इंडियंस ही थे। अंदर आक्रोश फैलने लगा, तुम्हारे लिए ही तो किया था तो तुम लोग क्या किए, ऐसा वैसा ब्रिटेन हाय हाय का पूरा प्रोसीजर चलता है। पूरा प्रोसीजर चढ़ा, थोड़ी आग लग गई, सबको लगा कि उठा के फेंक देंगे इस सरकार को, तख्ता पलट हो ही जाना चाहिए। ये पहली बार सुनने मिल रहा था, क्योंकि इसके पहले जितने लोग बात करते थे वो क्या बोलते थे, हमसे ये ले लिया हमको ये चाहिए। दोनों बातों या दोनों डिमांड्स में फर्क होता है, तुमको ये चाहिए ले दिया, बात खत्म, घर जा, डन। जब पहली बार आदमी बोलता है कि हमको क्या चाहिए उससे फर्क नहीं पड़ता है, हमको तुम नहीं चाहिए, ये दोनों बातों में जमीन और आसमान का फर्क है। इसीलिए हम 1857 का रिवोल्ट पढ़ रहे हैं कि हमको तुम नहीं चाहिए। तो हम नहीं चाहिए मतलब क्या, दैट इज व्हेन फॉर द फर्स्ट टाइम पीपल स्टार्टेड सेइंग कि यू हैव टू लीव, दिस इज आवर इंडिया, वी आर ऑल टुगेदर, दिस दैट। ब्रिटिश को भी समझ आता है, मैच्योर हो गए यार, तुमको ये समझ आने लग गया है, पूरा प्रोसीजर है। इसीलिए रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ते भी है, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पर तो जिन जिन को जो चाहिए था, क्योंकि अगर तुम देखो तो 1767 में ट्रीटी ऑफ मद्रास जो काउंसिल कर रहा है, किसके साथ,
हैदर अली के साथ। या बहुत सारी जगहों पर तो संधि हुआ है ना, ऐसा तो है नहीं, ट्रीटी हैज बीन टेकन प्लेस। बट कमिंग बैक टू द स्टोरी, ये लोग निकले उधर से, मेरठ से, रात भर में, अच्छा वो जेल के खोल दिए दरवाजे, बाहर वाले प्रेरित हो गए कि बात में तो दम है, ये तो अपने घर के ही लोग हैं यार, आखिर कब तक ये वो। दोज गाइज रीच्ड दिल्ली। दिल्ली में उस टाइम पीरियड में बहादुर शाह जफर बैठे रहते थे। ये तो पांचों स्टोरी एक साथ बतानी, पर एक एक करके बताना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। बहादुर शाह जफर को वैसे भी कुछ दिन पहले ये न्यूज आ गई थी कि काफी विद्रोह चल रहा है ब्रिटिश के खिलाफ, बट ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि कोई ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लड़के लोग जो हिंदुस्तानी है वो आ जाएंगे। उसी टाइम पीरियड में ये करार किया गया कि क्यों ना बहादुर शाह जफर को ही हिंदुस्तान का मुगलाई राजा वापस से बना दिया जाए। बहादुर शाह जफर तो खुद ही रिटायरमेंट पे चल रहे थे, उनको तो ये पता ही नहीं चल रहा था कि वो खुद कैसे राजा बने हैं, क्योंकि द लास्ट राजा दैट ही एंड प्रोबेबली आई रिमेंबर इज शाह आलम टू। दैट इज ऑल्सो 1761 1771 में, वो भी एक बार के लिए जब उनको माधवराव वापस लेकर आया था, उसके बीच के 70-80 साल तो एकदम 0/0 चल रहा है। और इनको कोई बोले कि आप ही अब अगले मुगलाई राजा हैं और ये इतनी छोटी दिल्ली के राजा नहीं रहेंगे, आप शहनशाह हिंदुस्तान बन जाएंगे और हम सब आपकी सरजमीन में आपके नीचे। आंसू ही आ गए होंगे इनको कि यार ऐसा हो सकता है वापस। किताब ये बात करता है, he had got a little old, a less on confidence. He was thinking कि whether whatever people are saying, should we do it or not? Should I lead the contingent or not? मैं इनकी बात मान के शहनशाह हिंदुस्तान बन जाऊं कि नहीं? ऐसे मैं कोने में बहादुर शाह से पूछा था, जफर साहब से, जफर साहब जिंदगी की आखिरी इच्छा क्या है, सिर्फ पूछ रहा हूं। उन्होंने कहा कौशल मेरी कोई खास इच्छा नहीं है, इच्छा मेरी यही है कि जब भी हिंदुस्तान में मेरा स्वर्गवास हो तो कब्र मेरी दिल्ली में ही खुदे, यहीं पर कोई एक मकबरा बने, बस और कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुगला हिंदुस्तान है तो इतना हमको मिलना चाहिए। बेशक इनकी कब्र इंडिया में नहीं है, रिवोल्ट ऑफ 1857 में इनको यहां से ले लेंगे, पहले इनकी स्टोरी बाकी है थोड़ी। तो ऐसा है, किताब ये कहता है दैट ही वाज वैसिलेटिंग, वैसिलेटिंग इज कंफ्यूजन में, जब तुम कभी इधर कभी इधर, हाँ मतलब क्या करूं नहीं करूं, वो चल रहा था। ही वैसिलेटेड अ लॉट फॉर अ डिसेंट पीरियड ऑफ टाइम वेदर टू सपोर्ट द पीपल हु हैव acclaimed him the status of शहनशाह हिंदुस्तान at that point of time, या फिर जो ब्रिटेन ने इनको सब्जुगेट करके बोला है कि सुनो जफर आराम से, ऐसा नहीं, और तुम सिर्फ दिल्ली के राजा हो, शहनशाह हिंदुस्तान नहीं हो। और इनको ये लोग बोल रहे थे कि आप शहनशाह। काफी दिन तक इनका इधर उधर रहा, क्या करूं क्या नहीं करूं। ऐसे स्टोरी को थोड़ा सा नीचे ले रहा हूं। नाना साहेब पेशवा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द अडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव टू, क्योंकि अडॉप्टेड सन है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इन पे लागू होता है, तो स्वाभाविक सी बात है इनसे बित्तूर गया, इनका पेंशन गया। इन्हीं की बहन है रानी लक्ष्मी। तो उस वक्त नाना साहेब पेशवा, अब पेशवा की स्टोरी याद करते पुराने टाइम्स में, जब जब पता है मुगल सल्तनतें हुआ करती थी, तो जो और जगहों पर जो बड़े बड़े वो होते थे, उन सबको गवर्नर्स बनना होता था ऑफ द मुगल्स। जैसे दो चार हमने लिए हैं, जय सिंह वॉज ऑल्सो द गवर्नर ऑफ सुबाह ऑफ द मुगल्स मालवा। अजीत सिंह of Marwad was also the governor of Subah, Gujarat. Then you have Nizam also who was there. Then you have Murshid Quli Khan also. You have Sadat Khan also. So this trend used to go. फिर याद है जब हमने डुप्लेसी को लेकर बात किया था, तो डुप्लेसी आया था तो बोला था मेरे को गवर्नर ऑफ द ईस्ट कोस्ट बना दो, गवर्नर ऑफ द वेस्ट कोस्ट। तो एक ट्रेंड हुआ करता था कि अगर आप मुगलाई सल्तनत के गवर्नर है, वो याद है सफदरजंग ने गवर्नर बना था मुगल्स का, तब फिर उसको बोला था कि तुम इलाहाबाद भी संभालो सफदर। तभी तो सफदरजंग नाना साहेब पेशवा के साथ डील किया था, तो बोला था ये वो। मैंने बहुत बार स्टोरीज में बहुत सारे लोगों को जाने नहीं जानबूझ के, जब जब वो गवर्नर्स बने हैं तो मैंने मेरी स्टोरी में उनकी बात की है, तो मुझे आज खाली 1 मिनट के लिए जरूरत है। तो उसी इतिहास को दोहराया था नाना साहेब पेशवा ने, जब उन्होंने इनको बोला कि आप शहनशाह हिंदुस्तान बनिए और मैं बनूंगा मुगल सल्तनत का गवर्नर और मैं इस गेम को संभालूंगा। इनको लगा पेशवा एंड मराठा टुगेदर, हिस्टोरिकली नॉट पॉसिबल 100 years बैक, बट टुडे लगा कि ये सब दोहराया जाए, क्यों नहीं। उस टाइम पीरियड में नाना साहेब पेशवा के दो सबसे अजीज लोग हुआ करते थे,
एक तांतिया तोपे, एक अजीमुल्ला खान है। तांतिया तोपे को लेकर किताब में बहुत सारा लिखा है, गुरिल्ला वॉर टैक्टिक्स के साथ लेकर ये वो दुनियादारी बहुत सारा किया करता था। तो बहादुर शाह जफर ने बोला कि ठीक है, मेरी तरफ से डन। सिपाही वालों को भी बोल दो, हिंदुस्तान में धीरे धीरे आग फैला दो कि ठीक है, आज हम ब्रिटेन के खिलाफ रिवोल्ट करेंगे। एक एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ज्यादा ड्रामेटिक होने की जरूरत नहीं है। क्या स्टोरी में हुआ उनके साथ, फिर उसको अंत कर देंगे। फिर बहादुर शाह जफर के पास आए होंगे इंग्लैंड वाले, हाँ भाई बहादुर हो गया, राजा आजा। यहां से इनको लिया, ही वॉज एक्साइल्ड इन रंगून, बर्मा। तो बर्मा में ही वॉज एक्साइल्ड, थोड़ा बहुत मुझे याद है। 6-7 years later he died, 1862 he died। आज भी बर्मा में उनकी कब्र है, बहादुर शाह जफर की। और उस कब्र पे लिखा है, कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी नहीं मिली कू ए यार में। का बेसिक फंडामेंटल ये है कि दिल्ली में उनकी कब्र नहीं है, ऐसा है। और कोई एक स्टोरी है उनको लेकर कि जब ब्रिटिश उनको पकड़ने के लिए आए थे तो वो तुगलकाबाद फोर्ट में कहीं छुप गए थे, हुमायूं के टॉम्ब में या कहीं उसके पीछे। तो फिर उनको बोला कि अरे आइए, इतनी बड़ी जगह है, इतना बड़ा आर्किटेक्चर है, आप दिख रहे हैं, चले। तो इनकी स्टोरी वहां खत्म हो गई। उसकी स्टोरी के बाद नाना साहेब पेशवा, आई एम जस्ट राइटिंग कुछ कुछ करके ताकि हमको याद रह जाए। जैसे ये बर्मा चले गए हैं, नाना साहेब पेशवा, गाइस अनफॉर्चुनेट टू से ही फ्लेड टू नेपाल। ऐसे ऐसे किताब बोलता है कि विथ बेगम हजरत महल, बट दैट्स नॉट हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। शी ऑल्सो फ्लेड टू नेपाल, ही ऑल्सो फ्लेड टू नेपाल। सो ऐसा है, नाना साहेब पेशवा ही फ्लेड टू नेपाल। उसके बाद का मराठा लीनिएज का कोई जानकारी नहीं है, कौन अगला आई डोंट नो। तांतिया तोपे को लेकर ये बोलते हैं कि जंगल में छुप के आराम कर रहे थे उस टाइम पीरियड में, विद्रोह का पूरा सिस्टम चल ही रहा था। उस टाइम पीरियड में जब आराम कर रहे थे तो इनका कोई जमींदार दोस्त था, उस जमींदार दोस्त ने इनको पनाह दी थी और फिर वही बिक गया। उन्होंने ब्रिटिश को बता दिया वो रहा तांतिया सो रहा है वहां पे। ब्रिटिश ने उनको पकड़ा और जंगल में ही मार दिया। अजीमुल्ला खान, इनकी भी स्वर्गवास ऐसे ही हुआ था। इंदौर और ग्वालियर के ट्रूप्स 20-20 हजार सैनिकों के साथ उस टाइम पीरियड में मदद कर रहे थे। मैं खाली लिख रहा हूं कि इनके ट्रूप्स मदद कर रहे थे। आप अगर ठीक से हिस्ट्री पढ़ते आ रहे तो आपको समझ आना चाहिए कि ये मराठा के ही डिसेंडेंट्स हैं। तो अगर यहां नाना साहेब उस गेम को चला रहे हैं, तो अगर इंदौर और ग्वालियर हाँ बोलता है और उसी के साथ अगर रानी लक्ष्मीबाई है जो मराठा की डिसेंडेंसी में कहीं ना कहीं एक अंश रखती है, तो टेक्निकली मराठा तो सपोर्ट करेंगे ना, क्योंकि मराठा का जो पेशवा है वही अब मुगलों का गवर्नर है। सो दैट इज व्हाई दे विल सपोर्ट टाइम एंड अगेन। ट्रूप्स के साथ सपोर्ट तो है। आप अगर ये मणिकर्णिका मूवी देखेंगे तो आपको दिखेगा कि दे लास्ट फॉर सपोर्ट, दे विल गेट सपोर्ट आल्सो फ्रॉम रानी लक्ष्मीबाई एंड सो दे विल सपोर्ट। रोहिलास बरेली, जनरल बख्त खान उस टाइम पीरियड में वो भी एक अच्छा रोल प्ले करेंगे। ही विल असिस्ट तांतिया तोपे अलॉट एंड फाइट इन दैट रीजन। तो अगर मैं यहां लेता हूं, बोर्ड पे देखना, ये दिल्ली वाला रीजन है, ये मेरठ वाला रीजन है, ये बरेली वाला रीजन है। यहां पर अगर हम देखते हैं नाना साहेब पेशवा, तो ये कानपुर वाला रीजन है। अगर हम रानी लक्ष्मी देखते हैं तो ये झांसी वाला रीजन है। अगर हम देखते हैं ये ग्वालियर वाला रीजन है। अगर हम देखते हैं तो ये इंदौर वाला रीजन है। और उसी टाइम पीरियड में जैसे बेगम हजरत महल, उनको ऐसा था कि मेरा बेटा बिरजिस कादिर जो है ये नया नवाब बनना चाहिए। तो पर क्योंकि वाजिद अली को हटा दिया था, बिरजिस कादिर का कोई नंबर नहीं लग रहा था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का रैंडम कॉन्सेप्ट उन पे अप्लाई कर दिया था, तो बेगम को ये लग रहा था कि अवध ने कोई तरीके की गलती नहीं की है। कैनिंग, ये गलत है जो भी हुआ डलहौजी के वक्त, आप इसको वापस रिवोक कीजिए। बट उनका ऐसा था जो हो गया वो हो गया। ऊपर से एनेक्सेशन ऑफ अवध भी हो गया। अवध का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ऑलरेडी ब्रिटेन के पास चला गया है। तो इनको लगा एक तो बेटा को रस वो नहीं मिल रहा, ऊपर से अंग्रेजी इतनी अप्लाई कर रहे हैं, कानून अलग अप्लाई कर रहे हैं, एरिया ले लिया वो अलग, तो फिर काय का अवध, वो भी इस गेम में उठ गए। बेगम हजरत महल भी, शी ऑल्सो फ्लेड टू नेपाल, ये लिखा है। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई की स्टोरी, बात तो हुई है, उतना ड्रामेटिक होने की जरूरत नहीं है। मैं उस बंदे का नाम लिखता हूं, ह्यू ग्रोस, द गाय अगेंस्ट whom she fought, ह्यू ग्रोस।
story starts with she being the daughter of a person who belonged to the Marathas, but फिर pensioned at Kanpur with बाजीराव टू. उधर इनका पैदा होना, मराठाओं के पूरे गेम में इनका उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ना, और उसके बाद आप अगर मूवी भी देखेंगे तो भी पता चलेगा, नाम ही इनका मणिकर्णिका इसीलिए क्योंकि उसी घाट पर इनका जन्म और ट्रेनिंग का पूरा प्रोसीजर है. और उसके बाद बिकॉज ऑफ हर वेलोर, इस ब्रेवरी या जो भी उनका जो वो है, उस वजह से उनकी शादी गंगाधर राव झांसी में हुई है, राइट. तो इनको एक बेटा हुआ, स्वर्गवास हो गया. गंगाधर राव जो इनके हस्बैंड है, उनका भी स्वर्गवास हो गया. इनको सजेस्ट किया गया कि आपकी उम्र बहुत कम है और झांसी को एक दायित्व चाहिए, तो आपको अडॉप्ट करना चाहिए. 1853 या 54 में ही अडॉप्ट किया था इन्होंने, और झांसी की गद्दी पर बकायदा बिठा दिया था, उसकी कोई दिक्कत नहीं थी. रानी लक्ष्मी यूज्ड टू सिट. और क्योंकि 1854 में ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू होता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनको झांसी छोड़नी पड़ेगी. ऐसा है, झांसी के उस फोर्ट में बकायदा ब्रिटेन कैप्चर करने आया था. फोर्ट को, फोर्ट में लड़ाई हुई थी, ब्रिटेन ने फोर्ट कैप्चर किया. झांसी पर ब्रिटेन का कब्जा है, और रानी लक्ष्मी कहां है? जंगल में अपने बच्चे के साथ अपने भाई के पास. सही है. इनका भाई जंगल में क्या कर रहा है? उसका भी महल गया ना. तो ये प्लान कर रहे हैं कि क्या करना है. तो उसी दौरान वो रानी लक्ष्मी, अगर आप मूवीज वगैरह देखते, कोई किताबें वगैरह पढ़ते, तो आपको पता चलेगा कि मैं झांसी लेकर ही रहूंगी. धीरे धीरे ऐसा है कि विमेन एम्पावरमेंट को लेकर इनका एग्जाम्पल बहुत लिया जाता है. मैं झांसी लेकर ही रहूंगी, मेरे को कैसे भी झांसी लेना है, तो झांसी लेकर ही रहूंगी मैं. ब्रिटेन क्योंकि आज के दिन में फोर्ट ऑक्यूपाइड है, तो आपको पूरी स्ट्रैटेजी बना के फोर्ट में जाकर ब्रिटेन का जो भी बंदा है उसको खत्म करना पड़ेगा और फोर्ट लेना पड़ेगा. तब इनकी ब्रेवरी के बहुत सारे चर्चे हैं कि धीरे धीरे इन्होंने वो स्ट्रैटेजिकली जो अप्लाई करने लगा, छोटे मोटे जहां पर भी भिड़ंत होते थे उन जगहों पर इनकी जीत होने लगी, और इनकी ब्रेवरी के चर्चे थोड़े फास्ट फैलने लगे. बहुत सारे लोग हैं वर्ल्ड लेवल पर जो इनकी ब्रेवरी की चर्चा करते हैं. कुछ हीरोइक पिक्स भी है इनकी, जिसमें ऐसा है कि बच्चा पीछे बांध रखा है. तो क्या है कि इतना आसान नहीं होता है, बिकॉज आप वो जो जैसे तलवार कोई मारता है तो उससे बचाते, तो वो भी आप बांधते हैं, पीछे बच्चा भी बांधते, आगे तलवार लेकर चलते, तो पीछे से अटैक किसी का हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, और पीछे से अटैक हो जाए, थोड़ा सा भी खरोच लग जाए, चैलेंजेस काफी हो सकते हैं. तो कीपिंग एवरीथिंग इंटैक्ट, बीइंग अ गुड हॉर्स राइडर, ये वो करके ऐसा था कि इनका वाला जो बैटल था वो थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग हो गया था ब्रिटिश के लिए, कि भाई somebody has to be called. तो ह्यूग रोज वाज कॉल्ड फ्रॉम इंग्लैंड अमिड अ वॉर, क्या आपको आना पड़ेगा, इस गेम को करना पड़ेगा. तो उनका ना पूरा स्ट्रेटेजिक वो था रानी लक्ष्मी को लेकर. एंड बिकॉज मतलब शी डाइड इन द बैटल फील्ड इटसेल्फ, आई थिंक इट वाज 17th of June, इफ माय मेमोरी सर्व्स मी करेक्ट. 17th of June है शायद. तो क्योंकि वो बैटल फील्ड में ही उनका स्वर्गवास हो गया, तो ये बात दुखदाई भी थी, एंड ये एग्जाम्पल भी अच्छा सेट कर रहा था उस टाइम पीरियड में. ऐसा मानते कि काफी प्रेरणात्मक हो गया था उस टाइम पीरियड में बहुत सारे इंडियंस के लिए ये चीज को सोचना, क्योंकि आज तक भी आपने और मैंने जब भी बात किया है तो ज्यादातर जितने भी लोगों की फाइट में बात किया है सब मेल्स को लेकर ही किया है. एक जगह मुझे किसी फीमेल की बात करनी चाहिए थी, बट वो स्टोरी में मेरे काम नहीं आ रहे थे ज्यादा उस टाइम पीरियड में स्टोरी में, तो मैं बात नहीं कर पाया. अहिल्याबाई होलकर. अहिल्याबाई होलकर इज 1690 का टाइम पीरियड, माय बैड, 1790 का टाइम पीरियड. तो 1790 में क्या है कि अब मैं स्टोरी में कहां पर कुछ बात करूं, और वो इंदौर सेंट्रिक है यहां पर, तो इसीलिए अगर इंदौर की कोई बात करनी होती या कुछ उसका होता तो हम बात कर सकते थे. इनका थोड़ा पैन इंडिया प्रेजेंस होने लगा था पूरे प्रोसेस में, इसीलिए खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी. ये सब कविताएं भी बहुत फॉकलोर्स में और इंडिया में चर्चित है,
और लोग अपने ऐसे राइटिंग से लेकर कभी भी इंस्टिंक्टिवली अगर नाम लेते हैं when it comes to women empowerment in this country, so Rani Lakshmi holds a very high place and high regard as well. So basically वो गेम था. कुंवर सिंह, he was an 80-year-old man. जमींदारी चली गई थी उनकी, जमीन पे कब्जा उब्जा होने लग गया था. तो उस टाइम पीरियड में ऐसा है कि कुंवर सिंह ऑफ बिहार, ही ऑल्सो टुक द बैटन. अवध वाले तो मैंने तुमसे बात कर ही लिया है, बरेली रोहिला को लेकर बात कर ही लिया है. उनका भी स्वर्गवास हो गया. फैजाबाद इज बेसिकली उत्तर आज का अयोध्या. तो उधर भी मौलवी अहमदुल्ला वो भी इस चीज को रिवोल्ट कर रहे थे. और किताब ये कहता है कि, हाथ देखना प्लीज बोर्ड पे, बंगाल से लेकर दिल्ली तक का ये पूरा एरिया जो है, यहाँ का कॉमन मैन भी इस गेम में बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंटली एक्टिवली इन्वॉल्व था कि नहीं नहीं चलो इसको सपोर्ट करते, वैसे करेंगे. और वो इररिस्पेक्टिव ऑफ कि किस 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 प्रोविंस में रहता है, किस प्रेसिडेंसी में रहता है, को छोड़ते हुए वो पहली बार उनको सपोर्ट कर रहा था जो हिंदुस्तानी है. वो कॉन्सेप्ट इंडिया में इससे पहले एग्जिस्ट नहीं करता था कि कौन हिंदुस्तानी है. वो बोलते थे हम तो यूनाइटेड प्रोविंस के हैं, हमको क्या लेना देना है दिल्ली से. क्योंकि जब सिस्टम ही पहले रजवाड़ा चलता है, तो रजवाड़े सिस्टम के तहत तो स्वाभाविक सी बात है ना कि वो कभी नहीं हो सकता. तो इसीलिए पूरा मुद्दा इस बात पर आके अटक गया था कि कॉमन मैन का क्या, कॉमन मैन का सपोर्ट, ये इस गेम का बड़ी बात था. हिंदू मुस्लिम यूनिटी बोर्ड पर ही देखकर पता चल रहा है, तो हमको उसमें किसी भी प्रकार का चैलेंज नहीं है. किताब ये बारे में बात भी करता है तो भी वो ओके ही चलता है. हिंदू मुस्लिम यूनिटी खैर पूरा रिवोल्ट हुआ. रिवोल्ट में एक एक बंदे का हमको ये ध्यान देना पड़ता है कि ये बर्मा चले गए, ये नेपाल चले गए, इनका डेथ हो गया, ये कुछ इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर पाए. डेथ, नेपाल, डाइड डाइड डाइड, नॉट श्योर. कॉमन मैन हेड लॉट, ऐसा बोलते कि काफी मृत्यु देखने मिली. और ओवरऑल रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है वो इंडिया में इन एरियाज में काफी अच्छी तरीके से कन्फाइंड रहा. ये फर्स्ट पार्ट. सेकंड ऐसा है, किताब ये चर्चा करता है कि ये हिंदुस्तान में कहां कहां नहीं हुआ, तो वो बोर्ड पर देख के बताने की जरूरत नहीं है. साउथ इंडिया नॉट इंटरेस्टेड, बॉम्बे प्रेसिडेंसी नॉट इंटरेस्टेड, पंजाब प्रोविंस, सिंध प्रोविंस नॉट इंटरेस्टेड. बॉम्बे प्रेसिडेंसी में ही गुजरात का एक डिसेंट एरिया है, नॉट इंटरेस्टेड. साउथ नॉट इंटरेस्टेड. निजाम, व्हाई विल ही बी. नॉर्थ ईस्ट नथिंग. जम्मू कश्मीर, गुलाब सिंह डोगरा नॉट इंटरेस्टेड. तो बहुत बार इस बारे में चर्चा होती है कि जब रिवोल्ट ऑफ 1857 है तो उसको ये क्यों बोलते हैं कि पैन इंडिया है या पैन इंडिया नहीं है. मतलब इतना क्या बड़ा इवेंट है, ये तो इंडिया के एक छोटे से ही पार्ट में किया गया है. अब मुद्दा इस बात का है कि इसकी चर्चा इंडिया में बहुत सारी जगह है. थोड़े दिन बाद a lot of people will get to know about it, and after a very long time this took place in a country like India. That is why this is being talked about. ये इसका सेकेंड पार्ट है कि पैन इंडिया है कि नहीं. इसका एक नेक्स्ट पार्ट जो है वो ये है कि why, मतलब was it, yeah sorry, the first is why did it fail. देखो 4-5 ऑब्वियस रीजंस लेते हैं. पहला, ब्रिटिश की साइड से आर्म्स एमुनिशंस के मुकाबले सामने तलवार भाला से अगर आप लड़ते हैं, मतलब पहला स्टोरी वहां खत्म होता है. दूसरा ऐसा है कि हर किसी का जो गोल है वो डिफरेंट है कंपेयर टू द ब्रिटिश गोल. जैसे अगर ब्रिटेन की साइड का गोल लेते तो गोल क्या है, क्रश देम ऑल, स्टोरी इज ओवर. इधर से गोल है तो इनसे पूछा आपको क्या चाहिए, तो बोले हमको हिंदुस्तान का राजा बनना है, मेरे को मेरी पेशवाई वापस चाहिए. इनसे पूछा तो बोले कि फिर पेशवा के लिए हम काम कर रहे हैं. इंडिया के लिए कौन कर रहा है. तो इसीलिए हर किसी का कॉमन गोल था. किताब इस बारे में भी बात करता है, जस्ट सेइंग कि अगर रानी लक्ष्मी को झांसी मिल जाता फिर रिवोल्ट खत्म. जिस जिस भी जगह पर इंडिया में एक भी सैनिक जीता, छोटा सा, मैं कहता हूं 15 लोगों में बोला कि हमको ये जगह चाहिए, सामने 500 लोग थे, उनको मार दिया और 15 लोग जीत गए, फिर फॉरवर्ड लुकिंग प्लान नहीं था ना. कहीं कहीं पर यह भी चर्चा है कि देखना कि मुगल डोमिनेंस 1857 तक अगर चला आ रहा था तो एडुकेटेड क्लास जो था, जो उस वक्त का रेनेसां और इन सब का बिलीवर था, तो वो तो हमेशा बात करते थे ना कि आगे बढ़ते, अब पीछे नहीं जाना है. तो अगर आप
पीछे जाकर ना, मतलब उसी टाइम पीरियड में अगर आप किसी मुगल को वापस से शहंशाह हिंदुस्तान बनाते हैं, तो द रिवोल्ट इज नॉट फॉरवर्ड लुकिंग, द रिवोल्ट इज बैकवर्ड लुकिंग। उसके अलावा जैसे कम्युनिकेशन लैग हो रहा है, उसके अलावा जैसे 4-5 चीजें और है कि मॉडर्न वेपन्स नहीं है, इट इज पुअरली ऑर्गेनाइज्ड, कॉमन मैन उसका पार्ट है, तो सारे मिलिट्री सेम ट्रेंड नहीं है ना, कौन जानता है, कोई भी नहीं जानता। अगर किसी जगह ओवरथ्रो कर दिया तो व्हाट इंस्टीट्यूशन आर दे प्लानिंग टू फॉर्म, नोबडी नोस। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोलोनियलिज्म उतना स्ट्रांग नहीं है तब, कोई सोशल ऑल्टरनेटिव उस वक्त अवेलेबल नहीं है, सब अपने अपने काम के लिए, सब अपने अपने ग्रीवियंस के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। कहीं कहीं पर किताब ये बात करता है कि ओवरऑल इंडिया में ये यूनिटी लैग दिख रही थी उसके मुकाबले जो ब्रिटेन की यूनिटी दिख रही थी। द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया इज येट अननोन। इन कारणों से ये बोलते हैं कि रिवोल्ट ऑफ 1857 उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। बहुत सारी बार ये चर्चाएं हैं दैट इज इट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? एट टाइम्स यस, at times no. The debate and the discussion is always there, because if it is the first war of independence, it is against British, तो उसमें कुछ लोग ये बात करते हैं कि तो इससे पहले जितने हुए क्या वो अच्छे वॉर्स नहीं थे? दूसरा, if it is the first war of independence, who in India asked for an independent India? मतलब रानी लक्ष्मीबाई, नो ऑफेंस, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं झांसी लेकर रहूंगी, इंडिया लेते। तो इसीलिए ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एज एन इंडियन मेरे लिए है, with no disregard for the movement that we had in the past. तो ये डिबेट कभी सेटल नहीं हो रहा, अलग अलग हिस्टोरिकल राइटर्स अलग अलग तरीके से इसकी चर्चा करते हैं। इसके अलावा दो चीजें, वॉज इट प्लान्ड? किताब का एक हिस्सा बोलता है कि बहुत सारे पंडित थे, बहुत सारे मौलवीज थे, बहुत सारे कॉमन मैन थे जो रोटी के पीछे लिख लिख कर मैसेजेस जाया करते थे, कमल फूल का इस्तेमाल हुआ करता था, अलग तरीके से पर्चे चलते थे, फरमानों के थ्रू सारा कम्युनिकेशन हो रहा था, वो वहां पहुंच गया, आप ये पहुंचे। तो कहीं कहीं पर इंसिडेंसेस ऐसे दिखते हैं जो ये बोलते हैं कि ये प्लान्ड है। ओवरऑल इसको 1-2 साल बाद देखते हैं और जहां जहां पर भी किसी भी प्रकार का रायता फैला उसको देखकर लोग ये बोलते हैं कि शायद ये प्लान्ड नहीं है। तो ना रिवोल्ट ऑफ 1857 में जो टिपिकल स्टूडेंट वाला पार्ट है वो ये है, और उसके अलावा स्प्रेड के अलावा रीजंस फॉर द डिक्लाइन या why Indians lost, was it planned or not, is it the first war of independence or not, ये 4-5 अलग अलग प्रकार की इस गेम में चर्चा है। फिर यही मेन एस्पेक्ट्स हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 के। एंड इसके बाद जो ब्रिटेन का चेंज आएगा ड्रास्टिक लेवल पर, वो चेंज ही अलग लेवल पर है। क्यों? जस्ट सेइंग, आज वो दिन नहीं है पढ़ाने का, बट इसके बाद इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह चली जाएगी एंड इंडिया विल technically be replaced by the British Crown itself. So then administration and everything will change after that. Sir? Yes, question. On the British side, it was, of course, the Remote. Huh. Indians who fought against Indians, right? From the British side, it was actually the Indians who fought against the Indians. इसकी चर्चा इसीलिए है क्योंकि जब ब्रिटिश इंडियन आर्मी में जब ये पूरा विद्रोह चल रहा था और ह्यूग रोज जब उसको लीड कर रहे थे, तो वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी को ही लीड कर रहे थे। तो इस साइड की सेना में सामने अगर झांसी की सेना थी और वो हिंदुस्तानी थे, तो ह्यूग रोज की सेना में भी हिंदुस्तानी थे। हाँ सर, बंगाल के अंदर हुआ था रिवोल्ट, बंगाल के अंदर नहीं हुआ था? बंगाल के अंदर हुआ है, तो शायद से लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे, मद्रास। अच्छा, see if you talk in terms of presidency of Bengal at that point of time तो नहीं हुआ है। अभी जो मैंने बोला बंगाल में हुआ है का जवाब जनरल बंगाल था, जो आज का बंगाल है। प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल इज नो, द आंसर इज नो। यस, फेयर क्वेश्चंस।
एनीबडी? राइट नाउ जैसे I'm interested in plotting the whole map of whatever we've learned till date, right? So एक प्लॉट करने की कोशिश करता हूं. I'll need your support as well. उससे ऐसा होता है कि जैसे 1857 तक के रिवोल्ट का अगर रिवीजन किसी को करना होता है, अगर ये वाला माइंड मैप तैयार हो जाए तो रिवीजन कंपैरेटिवली फास्ट होता है. So that will help in our story. Fair? I'm rubbing the board and going to start that part. You can click a photo. Okay, see, the plan is let's map it through the 6 chapters of the NCERT. I'm going to try something. I'll need your help. देखो मैं यहां लिख रहा हूं, प्लीज बोर्ड पे, प्लीज बोर्ड पे. This is the chapter number 6 that we just did, the revolt of 1857. Fair? तो चैप्टर 1 से जाना पड़ेगा. तो चैप्टर 1 में अगर बोर्ड पे मैं यहां 1707 लिखता हूं, देखते जाना, 1707 लिखता हूं, तो मुझे एक एक सल्तनत जो पढ़ाई है बात करनी पड़ेगी. बोर्ड पे मैं यहां मुगल्स लिखता हूं, 1526 लिखता हूं, ये प्रोसेस को स्टार्ट करता हूं, यहां लेके जाता हूं और यहां जफर लिखता हूं. सही है ना? तो अगर मुगल्स उस वक्त लिखना चालू करते हैं 1707 के बाद से, बहादुर शाह, जहांगीर शाह, फारूक सियार, 1, 2, मोहम्मद शाह, शाह आलम 2 और फिर लास्ट. अगर आप नादिर शाह बोलते तो वो दूसरे एरो से प्लॉट होगा, क्योंकि लाइन मुगल्स का है तो मुगल ही लिखेंगे पहले. वैसे ही जाने की कोशिश करते, लास्ट तक ये पूरा बोर्ड भर जाएगा, वैसे ही जाने की कोशिश करते जैसा पढ़ा था. एंड आई प्रॉमिस जो भी स्टोरी कहीं पर भी ली गई है वो अपने डेफिनेटली लेंगे. सो द सेकेंड प्लॉट, सेकेंड सल्तनत. नो गाइस, लेट्स गो विद द इंडेक्स फ्लो. जिस तरीके से पढ़ा है उसी तरीके से चलते हैं ना. थैंक यू. हैदराबाद. तो अगर हैदराबाद का लाइन ड्रॉ करना है बोर्ड पे, अगर हैदराबाद का लाइन ड्रॉ करना है तो मैं 1724 मोहम्मद शाह के वक्त हैदराबाद का लाइन ड्रॉ कर लूं. किधर लेके जाऊं इसको? हमारे में ये 1750 में हमारी स्टोरी में खत्म हो जाता है. बराबर है? तो अगर 1724 से लेना शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले यहां निजाम लिखते हैं. निजाम के बाद पर 1724 में ही निजाम आ गए थे, तो वहां से लेकर ऑलमोस्ट यहां तक तो निजाम ही है. बराबर है? फिर यहां पर मैं मुजफ्फर जंग लिख के इसको खत्म कर देता हूं. अगर हैदराबाद खत्म हो जाता है
तो बोर्ड में हैदराबाद के बाद बंगाल कब से स्टार्ट करूं मैं? तो मैं 1700 से बंगाल स्टार्ट दूंगा। तो 1700 से अगर बंगाल स्टार्ट दूंगा तो कहां खत्म करूंगा? थैंक यू। 1764 बक्सर पे। अब अगर मुझे इधर नाम देते जाना है तो मैं लिख रहा हूं मुर्शिद कुली खान, उसके बाद शुजाउद्दीन, सरफराज, अलीवर्दी, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर काजिम, अरे ठीक है, नाजिबुद्दौला, है ना, वो मीर जाफर का बेटा है ना। और फिर बक्सर में मैं इधर क्लाइव लिख के स्टोरी खत्म करते। अगर ये मैपिंग हम हमारी बुक में भी ठीक से बना लेते और अभी समझते वक्त भी अगर रिवाइज करते चलते तो 1857 का जिस दिन रिवीजन का टाइम आएगा उस दिन थोड़ा सा फास्ट हो सकता है वो काम। Fair? And because we've all lived through it, so I think it's not a big rocket science that we are doing here. So, after Hyderabad, Carnatic, Bengal, we are at Awadh. 1722, Sadat Khan. Okay. So, यहाँ मैंने लिखा 1722, अवध। यहाँ बंगाल लिख देता हूँ। 1722, अवध, सादत खान, फिर सफदरजंग, फिर शुजाउद्दौला। तो ये अवध को कहां पर खत्म करना है? 1764 बक्सर। अगर यहां लिख रहा हूं तो यहां कुछ लिख सकता हूं क्या? सही है। अगर यहां लिखता हूं, एक नाम लिख देता हूं सादत खान, सफदरजंग, सही है, शुजाउद्दौला। अगर बोर्ड पे इसके बाद अवध के बाद अगर मैसूर देखते हैं, मैसूर कब स्टार्ट करेंगे? 1761। यहां लिख दूं मैसूर 1761, क्योंकि 64 यहां बना रखा है। इसको कहां तक लेकर जाऊं? 1799। 1799 अगर जाते तो दो ही बंदे लिखेंगे, हैदर अली एंड टीपू सुल्तान। बराबर। हैदराबाद अगर खत्म हो जाता है, मैसूर खत्म हो जाता है, फिर केरला इन एंड अराउंड दिल्ली। तो आई एम जस्ट राइटिंग 5-6 नेम्स हियर और इसको एंड करते हैं, है ना। तो अगर इन जगहों पर खाली नाम लिखकर खत्म करना है तो मैं एक साथ नाम लिखता हूं, जैसे बंगश, रोहिला, जाट, बुंदेल, आमेर, मारवाड़। बराबर, छोटे छोटे हैं, आइडिया तो होना चाहिए। और फिर एक मराठा। सही है। कहां से लूं? 1707 में है, तो मैं यहां अगर 1707 लिखता हूं तो मेरे को एक्चुअली शाहू को यहां से स्टार्ट देना पड़ेगा ना। शाहू को यहां से स्टार्ट देना पड़ेगा ना, बिकॉज ही वॉज बिफोर 1707 ऑल्सो। 1789 शाहू वॉर विथ औरंगजेब, अरेस्टेड, जेल। फिर हमने हमारी नोट्स में शाहू के पहले शामबाजी और शामबाजी के पहले छत्रपति शिवाजी की बात की है, बट दैट्स फॉर आवर नॉलेज पार्ट। फिर तो अगर इस स्टोरी को लेता हूं तो मेरे को इसको कंपल्सरी 1857 तक लेना पड़ेगा, जब 1857 में मैं इधर वापस से नाना साहेब पेशवा लिखूंगा। फिर ऐसा है, शाहू 1707 के बाद, मतलब देयर आर लॉट ऑफ कैरेक्टर्स दैट वी कैन राइट, बिकॉज एक के बाद एक लिखते चले जाएंगे। तो वी ऑलरेडी ड्रॉन अ मैप, तो आई डोंट थिंक इट्स अ फीजिबल थिंग टू डू। बट अगर शाहू लिखा है, मान लीजिए शॉर्ट में लिखता हूं बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव,
नाना साहेब पेशवा, माधवराव, माधवराव, नारायण राव नहीं है, माधवराव के बाद माधवराव ही सवाई माधवराव है ना, नारायण राव नहीं बने हैं, बाजीराव टू, बाजीराव टू, और फिर वहां नाना साहेब है। इसके बाद नारायण हाँ सॉरी, माधवराव एंड सॉरी, हाँ सवाई माधवराव। नारायण राव तो स्टोरी में क्या काम का है? अच्छा, दैट वे यू आर सेइंग। फेयर गाइस, फेयर फेयर फेयर। नाना फडनिस लिख के, है ना, फिर बाजीराव टू, एंड देन वी कैन एंड द स्टोरी। दिस इज फॉर आवर मेंटल मैपिंग ओनली। फिर अभी मेरे हाथ में क्योंकि ब्लैक मार्कर है, तो मैं ऐसे करके इसको चैप्टर 1 लिख सकता हूं। सही है। अब अगर सेकंड चैप्टर हमारा एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस है, एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस है, तो हमें मालूम है कि हमारी स्टोरी में इंग्लिश काम का है। बट ऐसा नहीं हो सकता है कि हम क्लास में पोर्टुगीज और डच और फ्रेंच को छोड़ के चले, तो भी सही नहीं होगा। तो अगर मैं स्टोरी में, यहां से बोर्ड पे प्लीज, बोर्ड पे प्लीज, अगर ये मैं यूरोपियंस के लिए रखता हूं, एंड आई एम कीपिंग दिस ब्लू मार्कर फॉर मेनली फॉर ब्रिटिश, बट आई कैन यूज देम for French we'll use different colored markers if possible. Anyways, let's take the story forward. यहां से अगर मैं पोर्टुगीज लेता हूं, my question is, अगर मैं पोर्टुगीज को हिंदुस्तान में 1498 लेकर आता हूं और ये वाले चार्ट में यहां पर पोर्टुगीज लिखता हूं, तो मुझे इस लाइन में पोर्टुगीज कहां खत्म करूं मैं? 1660. Use your left hand instead, it's closer. Anyways, 1498, 1662, तो इफेक्टिवली 1707 के मैप पे मेरे को तो कोई काम ही नहीं पड़ रहा है। अब आपको समझ आ रहा होगा कि अच्छा, जहां से मॉडर्न इंडिया स्टार्ट हुआ, इसीलिए सब पोर्टुगीज की ज्यादा बात ही नहीं करते। कैसे करूं मैं, मतलब कितना करूं? तो इसीलिए मेरे पोर्टुगीज का स्टोरी खत्म होता है। अगर इसी टाइम पीरियड में, मान लीजिए, बोर्ड पे देखिएगा प्लीज, कि अगर मैं 1600 में डच सेट करता हूं, तो डच की स्टोरी मेरी 1667 पे खत्म होती है, बराबर है। 1667 there is a treaty between the Dutch and the English, and when English will keep this and the Dutch is going to go to the Spice Islands and everything. सिर्फ ये लाइन खींचना मेरे इंटरेस्ट का पार्ट नहीं है, मुझे मैप में हर जगह पीछे जाकर वहां निशान बनाने की इच्छा है जहां किसी भी आदमी का ब्रिटेन के साथ किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस है। फिर हमारा रिकॉल वैल्यू अच्छा होता है कि अगर यहां से मैं याद करता हूं, तो मैं फारूक सीआर पे एक चिन्ह बनाता हूं। आप बनाएंगे ना? ओके सो अगर हम निशान बनाते जाते हैं, तो फारूक सीआर पे एक निशान बनाया, उसके बाद अगर शाह आलम 2 की कोई बात करता है, तो बस 1759 में शाह आलम 2 कम्स, इट इज सॉर्टेड। 1759 शाह आलम 2 कम्स, 1761 ही फाइट्स द बैटल ऑफ पानीपत, बट वी डोंट हैव एनी यूज। मुगल्स में एक जगह पर यहां पर मैं निशान बना सकता हूं, वो तो ऑब्वियस है ना सर, जितनों को यहां ले रहे हैं वो तो निशान बनेंगे, तो अपना सॉर्टेड है मैटर। ओके, कमिंग टू बंगाल, राइट। बंगाल में अगर कोई बहुत प्रोमिनेंट प्लेस है जहां पर बात कर सकते हैं, हालांकि पढ़ाया नहीं है, मैं यहां पर 1686 हुगली लिख के छोड़ रहा हूं। इफ यू रिमेंबर प्रॉपरली दे हैड अ वॉर एट हुगली। इन हुगली इट वाज डिसाइडेड कि ये इधर उधर हो जाएगा, तब फिर उनको बोला चलो सब जगह खाली करो, अपनी जगह पर वापस लौटो। तब फिर उन लोग ने 1698 1699 में 1-1.5 लाख रुपए भर के जमींदारी राइट्स दी और बोला हमको सूती नाता और ये वो सब सारी जगह दे दो। और तब ब्रिटेन को पहली बार, औरंगजेब को पहली बार ये पता चलता है कि समथिंग इज नॉट गुड, एंड मुर्शिद कुली कम्स। fair. So anything with Murshid directly? Nothing. Shujauddin? Nothing.
Sarfaraz, people who are going to recopy these things, I have a request. आप मुझसे पूछने मत लग जाइएगा कि क्या लिखा है. आप एक नोट्स या बुक देखेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा. बहुत मेहनत से यहां पहुंचे हैं. अली वर्दी के वक्त कुछ फिर I'm going to write names. Plasi, Zafar, Kazim, Najib, Kazim. Thank you. Shalam too also works. That's better. Thank you. Fair. Right. Fair. थोड़ा कनेक्ट आना चाहिए. अवध, साद खान, एनीबडी? सफदरजंग, एनीबडी? शुजा उद्दौला, बक्सर. सही है. शाहू, यस. अरेस्ट वाला केस, नहीं सॉरी, नथिंग नथिंग नथिंग. यहां पर अगर पहली बार कहीं पर इंटरफेरेंस देखते हैं तो कहां देखेंगे? एंग्लो मराठा कहां लिखूं? अगर मान लीजिए जगन नहीं है, आई एम जस्ट टेकिंग दैट लेवरेज एंड आई एम राइटिंग एंग्लो मराठा 1 2 3. हमारी स्टोरी में हमको पता चलेगा कि क्या है. सही है. क्योंकि जब हम ब्रिटेन की स्टोरी प्लॉट कर रहे थे तब हम सारे वॉर्स खत्म करा के किए थे पूरे को. बराबर है. तो इससे हमारा जो एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर चल रहा था उसमें जो फर्स्ट पार्ट हमारी यूनिट में बोलता है ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ बंगाल, ये वो कर कुरा के फिर हमको हमारे सेकंड चैप्टर के ही सेकंड पार्ट में जाना पड़ेगा. सेकंड चैप्टर के ही सेकंड पार्ट में जाना पड़ेगा और सिर्फ इंडेक्स देखते हुए भी जाएंगे तो आपको काफी समझ आएगा. आई एम ऑल्सो ऑन द इंडेक्स ओनली. फिर मेरा एक क्वेश्चन है, मेरे को इधर एक लाइन ड्रॉ करने का है. किधर करूं? मेरे को इधर एक लाइन ड्रॉ करने का है. मैं लाइन ड्रॉ, बोर्ड पे देखना, मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं 1764 पे. क्योंकि 1764 के बाद अगर ये मेरा चैप्टर 2 चल रहा है, आई रिपीट, अगर ये मेरा चैप्टर 2 ही चल रहा है और इंडेक्स के हिसाब से बकायदा चैप्टर 2 चल रहा है तो सारी गेम चेंज होती है 64 के बाद. तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर क्लाइव, दो आई शुड नॉट, मैं यहां क्लाइव लिख देता हूं. बराबर है. और स्टोरी में मेरे को जो 4-5 बंदे लगेंगे उनका नाम लिख के उनको 1857 तक ले जाता हूं. यही तो किया था मैंने कुछ दिन पहले. तो अगर स्टोरी को लेकर देखता हूं, प्लीज आप भी मेरे साथ रहिएगा. तो सबसे पहले मैंने लिखा वॉरेन हेस्टिंग्स मेरी स्टोरी में, उसके बाद मैंने लिखा कॉर्नवालिस मेरी स्टोरी में, फिर मैंने लिखा वेलेस्ली मेरी स्टोरी में, फिर मैंने लिखा फ्रांसिस राउडेन हेस्टिंग मेरी स्टोरी में. विलियम बेंटिक मेरी स्टोरी में काम का नहीं है. मेरे को काम का है चार्ल्स नेपियर और लॉर्ड हार्डिंगे. तो इसीलिए मेरे को यहां पर काम का है चार्ल्स नेपियर, मेरे को यहां पर काम का है लॉर्ड हार्डिंगे और उसके बाद मेरे को यहां पर काम का है डेलहाउसी. और ये वाला रिस्पेक्ट देना पड़ेगा तो यहां पर ही मैं इसी के अंदर लिखता हूं ना, कैनिंग. सही है. अगर ब्लू मार्कर का ही यूज चल रहा है तो दोस्त यही मेरा चैप्टर 2 चल रहा है. कर्नाटिक वॉर्स, तो अभी तो फ्रेंच बाकी है ना. नहीं, आई एम सेइंग यहां ब्रिटिश लिखा है ना, तो अभी फ्रांस लिख रहा हूं ना. तो फ्रांस लिखूंगा तो साथ में ऐसे एरो कर करके कर्नाटिक वॉर कर दूंगा. सिख क्यों? मैंने यहां सिख लिखकर कर दिया ना. अच्छा, सिख लिखा. क्या करें? याद है, अच्छा लग रहा है मुझे. आज से कुछ दिन पहले से मुझे याद था
अब और लोगों को याद है तो इसका मतलब पढ़ाया हुआ ठीक ही चल रहा है अपनी जगह। आगे बढ़ू, चैप्टर 2 खत्म होता है। चैप्टर 3 जो है, अब पता है चैप्टर 3 बात करता है स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश, स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज, डेवलपमेंट ऑफ मींस एंड ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, इसकी बात करता है। तो कौन से 4 हेड्स थे स्टोरी के बाद जिसके बारे में हम बात करते थे? मेरे को वो चैप्टर 3 कहां से स्टार्ट करूं मैं? नोट्स खोल के देखते हैं ना चैप्टर 3 किधर से स्टार्ट होता है। थैंक यू, एडमिन रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट होता है पूरा प्रोसेस। पूरा प्रोसेस रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट होता है। तो मैं यहां बोर्ड पे देखते हैं प्लीज, बोर्ड पे देखते हैं, बोर्ड पे देखते हैं। एडमिन 1764 से ही है। एडमिन, इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, ये 3 टॉपिक जो है, ये रहा लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, ये 3 टॉपिक जो है, यही सिर्फ चैप्टर 3 है ना? आर यू विथ मी? फिर अब मुझे चैप्टर 4 लिखना है। तो चैप्टर 4 के जो हेड्स हैं वो है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जुडिशरी, रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, सोशल एंड कल्चरल पॉलिसी, ह्यूमैनिटेरियन मेजर्स एंड स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड वेल विद। हम वो कहां से स्टार्ट देंगे? 1764 के बाद से ही देना सर। हेलो, 1764 के बाद से ही देना, तभी तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप चेंज हो रहा है ना। शैल आई राइट चैप्टर नंबर 4 हियर? देखो, बोलते जाओ। एडमिन सिस्टम, एडमिन सिस्टम में 3, सिविल सर्विसेज, पुलिस एंड आर्मी, राइट। आई एम जस्ट राइटिंग सिविल सर्विसेज, पुलिस, आर्मी, फिर थैंक यू जुडिशरी, फिर Cultural. सोशल एंड कल्चरल पॉलिसी, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, सही है, फिर ह्यूमैनिटेरियन मेजर्स। अब आप मेरी बात समझ ही गए मैं क्या बात कर रहा हूं। सो बेसिकली ये मेरा चैप्टर 4 सेट होगा ना दिमाग में, बहुत फास्ट निकलेगा जिस दिन रिवाइज का मौका लगेगा कि कहां कहां क्या देखेंगे। कुछ जगह पर है जो अभी बाकी अपनी बात करनी, जैसे कैसा है कि प्लासी और बक्सर की बात किया, पानीपत बाकी चल रहा है। I'll use another marker, just mark the पानीपत people and then we'll done with the पानीपत part of, और कहीं कहीं पर भी कुछ भी छूटा है, क्योंकि जैसे क्या है कि जब यहाँ पर मैसूर कहाँ है मेरा, Mughals के नीचे हो। 1724 से स्टार्ट किया है। अच्छा तो इस जगह पर प्लीज बोर्ड पे मेरे क्योंकि अच्छा ये वाला देखा, ये वाला देखा, अवध देखा, अच्छा मैसूर रह ही गया था। तो मैसूर में हैदर अली टीपू सुल्तान, तो एंग्लो मैसूर वॉर्स यहां लिखकर छोड़ दिया। फिर उसके बाद सिख पे टिक किया, बंगश पे टिक नहीं किया, रोहिला पे नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, सही है, कोई प्रोमिनेंट भी नहीं है। और जब मराठास लिया है तो शाहू से लेते हुए यहां तक चले गए, और यहां पर एंग्लो मराठा 1 2 3 कर दिया, तो दैट्स फाइन। एंड नाना साहेब पेशवा गोज देयर। पोर्टुगीज वी आर डन, डच वी आर डन, इंग्लैंड वी आर डन, technically France is pending, so I'm using the green marker for France। 1664 इफेक्टिवली फ्रांस का पूरा प्रोसीजर अपने चालू करते हैं। तो अगर मैं यहां बोर्ड पर, अगर प्लीज बोर्ड पर, अगर मैं फ्रांस लिखता हूं 1664 से चालू करता हूं, तो मैं फ्रांस की स्टोरी कहां तक ले जाऊंगा? 1763 टीटी ऑफ पेरिस पे खत्म करना पड़ेगा। तो इसीलिए फ्रांस की स्टोरी भी हमारा ये चैप्टर जहां आता है वहां पर खत्म हो जाता है। समझ आ रहा है? तो फिर जब हम बात करते ना, तो कौन गया 64 के बाद आगे?
1764 के बाद। हमको पता चलता है कि ब्रिटिश तो गया ही है। मुगल गया सर, मराठा गए सर 1799. 1799 तक। सिख, हाँ सर, तो अप्रिशिएट हो सकता है थोड़ा थोड़ा रिकॉल वैल्यू के साथ। पर अगर अभी 1664 में हम फ्रांस को यहां पुट करते हैं, तो ब्रिटेन और फ्रांस को लेकर अगर बात करें तो कब कब भिड़ंत कराऊं? सही है, तो मैं यहां पर कब पहली बार फ्रांस को लेकर कुछ लिखूं? अगर हमको अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाई करनी है, बोर्ड पे देखना 1742 से 1748, यहां देख सर्कल मार रहा हूं, इनके बीच की एक भिड़ंत। सही है, हमने बात किया था कि वहां पर होकर खत्म हुआ था पहला वाला, इस वजह से मैं यहां पर डुप्लेसी को लेकर आऊं, है ना? फिर डुप्लेसी खत्म करेंगे, बोर्ड पे देखना, तो मैं वापस से 1756 से 1763 का टाइम पीरियड लूंगा, 7 इयर्स वॉर लिखूंगा एंड एंड कर दूंगा विद द ट्रीटी ऑफ पेरिस। सही है, इन दोनों के बीच की कहानी है। और मेरे को क्योंकि इसको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, तो फ्रांस को कौन सा वॉर लड़ाऊंगा? नहीं, कर्नाटिक वॉर्स अभी नहीं लिख रहा मैं बोर्ड पे। प्रोमिनेंट वॉर्स में से फ्रांस विल फाइट प्लासी। सो दिस इज द टाइम पीरियड फॉर प्लासी। नो पानीपत फॉर फ्रांस, नो बक्सर फॉर फ्रांस। फेयर डील? रिकॉल वैल्यू तो चाहिए ना। मेरे पास रेड मार्कर बचा है, तो मेरे को पानीपत लिखना पड़ेगा। तो पानीपत अगर मैं लेता हूं, तो अगर मैं यहां दिल्ली से स्टार्ट करता हूं, तो शाह आलम 2 पे गोला मारता हूं। निजाम की साइड से कोई पानीपत नहीं, बंगाल की साइड से कोई पानीपत नहीं, अवध की साइड से है ना पानीपत। सिख पानीपत? नो, नेवर। Yes. पानीपत, पानीपत, पानीपत टू सम एक्सटेंट बराबर। मराठा में पानीपत, नाना साहेब पेशवा बराबर। ब्लू मार्कर इज ब्रिटेन, नो पानीपत। फ्रांस, नो पानीपत। सही है। आई जस्ट रिक्वेस्ट दैट व्हेन पीपल आर गोइंग टू राइट दिस, प्लीज लोग ये ना पूछ ले कि वो लाल गोला किस चीज का है। हम इतना हिस्ट्री में मेमोरी की बात कर रहे हैं, आपको अगले 15 मिनट 20 मिनट का ना याद रहे तो क्या रिकॉल वैल्यू? सो हमारा चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड द लास्ट चैप्टर, मैं यही रैंडम बोर्ड पे लिख रहा हूं, सोशल अवेकनिंग। सही है कि राजा राम मोहन रॉय एंड एवरीबॉडी, दिस इज आवर चैप्टर 5 एंड दे विल ट्रैवल। ये वाला रास्ता हमारे स्टोरी का पार्ट नहीं है, पर 1857 तो जाएंगे ना। कहां से स्टार्ट दूं? एक डेट लिखनी है। द फादर ऑफ इंडियन रेनेसां, राजा राम मोहन रॉय, 1809, फॉर्मेशन ऑफ द आत्मीय सभा। क्योंकि वही मेरे को या कोई भी बुक ऑफ मोनोथीस से चालू करूं, 1805 लिखो, 10 लिखो, डजंट मैटर। इट वाज जस्ट बीइंग अ लिटिल स्पेसिफिक, बट अपने को दिमाग में क्या फोटो रहना चाहिए, 1810 से अब ये सब मूवमेंट चालू हो रहा है सर। और जो प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था, कोई 1810 का है, कोई 1817 में पैदा हो रहा है, कोई कभी पैदा हो रहा है, कोई 1833 में मर रहा है, देवेंद्रनाथ टैगोर आ रहे, केशव चंद्र सेन आ रहा है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर कहीं बिलोंग करता है, दयानंद सरस्वती कहीं बिलोंग करते हैं, रामकृष्ण परमहंस किस टाइम पीरियड के हैं, विवेकानंद किस टाइम पीरियड के, वो सारी चीजों का एक बेसिक माइंड मैप स्टूडेंट को खुद ही बनाना पड़ेगा। थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग, थोड़ा मसल मेमोरी,
थोड़ा मैप से तैयार करके ये प्रोसेस को अंजाम दिया जा सकता है। आर यू विथ मी? अब चैप्टर 6 समझ आ रहा होगा कि क्या लिखा हुआ है। इसको किसी भी किताब से अगर इस मैपिंग के साथ इस चीज को थोड़ा पढ़ा समझा जाए, मुझे लगता है कि आउटपुट ठीक आएगा। Go through it once. If there are places where you think I can write something, please don't start with sir you have forgotten treaties. ये वो this is just a mind map. मतलब we can't go to details. But any event that probably we can talk about or anything of that sort, yes we can. Yes we can. Let's change markers. जैसे I bring two people here, right? Nadir Shah and Abdali. ये थोड़ा चेंजिंग मोमेंट है तो इसीलिए हम इसकी बात कर सकते, समझ आएगा। I am open to questions, provided you are sparing time to observe. हाँ, हाँ, Hyderabad's lineage. Where is Hyderabad? हाँ, with Muzaffar Jung and then Nazir Jung and that we can write. जैसे इस जगह पर हैदराबाद में मैं दोनों निशान भी बना सकता हूं। कैसा है कि इसी जगह पर मैं फ्रांस भी टिक कर सकता हूं और इसी जगह पर मैं हैदराबाद में ब्रिटेन भी टिक कर सकता हूं, क्योंकि ब्रिटेन विल स्टार्ट इंटरफेयरिंग इन हैदराबाद एंड ऑब्वियसली फ्रांस डेफिनेटली स्टार्ट्स फर्स्ट। याद आ रहा है कर्नाटिक वॉर्स कि वो मैं ले लूंगा तो फिर वो उन्होंने चंदा साहिब, पौंडीचेरी के इर्द गिर्द के 80 गांव, अनवरुद्दीन, थोड़े थोड़े नाम बोलते तो थोड़े थोड़े याद आता है। एंड देन क्लाइव कम्स विद 200 his own soldiers, 300 Indian, and he takes and everything. So there is an interference in Hyderabad, not exactly Hyderabad but Carnatic, but because Carnatic is the Suba of Hyderabad at that point of time, तो मैंने हैदराबाद में इस चीज को टिक कर दिया। आई थिंक आप उस चीज को संभाल भी सकते हो, थोड़ा समझ भी सकते हैं। Should not be a challenge. Fair. Go through instances. If there is any place where we can enhance this diagram, it will help us all. वो यहां पर बनाना मुश्किल है। जैसे उसका ये पूछना है कि एंग्लो मैसूर के वक्त हैदराबाद और मराठा का भी इन्वॉल्वमेंट एंड ऑल, तो यहां पर वो बताना मुश्किल है। ये तो हमारे माइंड मैप के लिए कि 2 months 3 6 whatever odd months down the line हमें देखना हो कि यार 1857 तक याद आ रहा है नहीं आ रहा है, तो एक माइंड मैप रहेगा तो याद आ जाएगा ना। अल्टीमेटली तो कंटेंट घुमाना ही पड़ेगा। फॉरेन इंस्टेंसेस लाइक फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड ऑल, ये हम डाल सकते हैं। डाल कैसे सकते हैं? मेरे हाथ में ब्लू मार्कर है, तो अगर हम ब्रिटेन का यहां ले रहे हैं और 1764 में ये है, तो मैं ब्रिटेन में यहां वाली जगह पर 1760 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लिख सकता हूं, तो ये एक ठीक रहेगा। फिर उसके बाद क्योंकि ये फ्रांस है, ट्रीटी ऑफ पेरिस हो गया, तो मैं यहां पर 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन लिख देता हूं, तो ये काम यहाँ अच्छा हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि वो स्टोरी में कभी ना कभी आता जाता रहता है कि इसका कुछ इफेक्ट है। डेरोजियो पढ़े तो भी अपने को पता होना चाहिए कि फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 हो गया, तो या फेयर फेयर। अमेरिकन रेवोल्यूशन 1776 मैं नहीं लिख सकता क्योंकि जगह और काम नहीं। नेपोलियन बोनापार्ट 1815, हाँ, बट देन इंडिया पे किसी तरीके का इफेक्ट नहीं है बिकॉज हमने फ्रांस में ही नेपोलियन डालना पड़ेगा, पर फ्रांस हम यहाँ पर 1763 ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ खत्म कर रहे, तो अभी वो तो एक जिक्र का हिस्सा है बस। कैसे करूं नहीं मालूम। कोई चाहे अच्छे से, जैसे मैं तो ऑन द गो चला गया,
बट अगर मान लो इसी को एनहांस करना है कि यहां पर कहां खत्म किया है सर 1763 में, अगर तुझे एनहांस करना है तो इसी डायग्राम को आगे ले जा, ठीक है, 1815 लिख इसी डायग्राम में और नेपोलियन लिख के छोड़ दे। है तो फ्रांस का ही, तो ठीक है, काम हो जाएगा। नेपोलियन इज डेड बाय 1815। तो उनका जो मेन गेम है वो 1800 से 1815, नॉट 15 साल नहीं, 5-7 साल मेन। बट हाँ, वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह में जब पढ़ेंगे तो थोड़ा काम आ सकता है, अप्रिशिएट कर पाता है आदमी। पोर्चुगीज में के आफ्टर इंडिपेंडेंस एक हुआ। हाँ, वो अभी पढ़ा इसलिए नहीं सकता कि पोर्टुगीज वर देयर इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो फिर यहां से मैप कैसे ले जाऊं। प्लस क्या है कि फ्रांस इज ऑल्सो देयर इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब दे हैड पौंडीचेरी, वो तो रहेगा। हाँ दैट्स भी, बट अभी वो तो पॉसिबल नहीं। मतलब मेन इस पूरे गेम में क्या है कि ब्लैक मार्कर और ब्लू मार्कर, उसका एक अच्छा पार्ट बैठना चाहिए तो काम बने। वो मुश्किल है, छोटी छोटी जगह जहां पर होलकर्स का मराठा के साथ हुआ ये सब वो एक्चुअली क्या हो जाता है फिर इसी में यहां लिखो इसी। देखो गाइस, मेरे पास तो मतलब स्पेस क्रंच है, आप अपना मेंटल मैप बनाएंगे ना, अगर आप उसको जितना एनहांस्ड फॉर्म में बनाएंगे वो आपको फायदा है, बिकॉज यू हैव टू डू दिस बाय योरसेल्फ एज वेल। सो देयर इफ यू आर अ गुड स्पेस मैनेजर, पहला तो because you have to be good at that. I know people who write very small, they understand also what they have written, they have that recall value, they have that patience to change mark pens, they underline, they draw arrows. If you have that set of skills, it works wonders. होता है। जैसे mine is on the poorer side. ऐसे I think it's generally the case with majority of the boys out there. We are not too entitled to do that in schools. More interested in playing. I'm open to questions. Sir, 5, 4, 3, 2, 1. Thank you.